1421 मैं एक देवी हूं। मुझे मारने की हिम्मत कौन करता है? 2। क्या वह आदमी मर गया? फेरिया को पता था कि वांग टेंग कमजोर नहीं है, साथ ही उसके पास अंतरिक्ष कौशल भी है। उसके लिए मरना मुश्किल होगा। हालांकि सच्चाई उसके सामने थी। उसके शरीर को लताओं ने निगल लिया। कोई भी दिव्य योद्धा उस हमले को संभाल नहीं सकता था। कुछ ठीक नहीं है। जब उसे कुछ महसूस हुआ तो उसका हाव भाव फिर बदल गया। धमाका। एक भयानक विस्फोट हुआ। नीचे से अचानक चिलचिलाती गर्मी बाहर आई। बढ़ते तापमान के कारण हवा विकृत हो गई। क्या? प्रकाश की मां चकित थी। उनकी दृष्टि के बीच एक हरे रंग की ज्वाला भड़क उठी। लताएं प्रचंड गर्मी का सामना नहीं कर सकी और इंच इंच टूटने लगी। लपटों की तेज लपटों ने उन्हें आसमान की ओर उछाल दिया। ये है। चांदी के बालों वाली लड़की हैरान थी। वह अचंभित होकर सामने की ओर देखने लगी। हरे रंग की लौ एक हरे ड्रैगन की तरह आसमान की ओर उठी और तुरंत ही 10 फीट से अधिक ऊपर उठ गई। एक आकृति लौ के भीतर चुपचाप तैर रही थी, उसके काले बाल धीरे धीरे लहरा रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। आग की लपटों का तापमान बहुत अधिक था, लेकिन युवक को कोई चोट नहीं आई। वह अग्नि के देवता जैसा लग रहा था। फेरिया ने गहरी सांस ली और फिर शांत हो गई। हालांकि उसका आश्चर्य कम नहीं हुआ। उस युवक ने उसे कई आश्चर्य दिए थे। वैसे ये कौन सी ज्वाला है? यह इतनी शक्तिशाली क्यों है? फेरिया हरे रंग की लौ को घूर रही थी और अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, तथा अपनी याददाश्त में ऐसी आग से संबंधित कोई रिकॉर्ड ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हरी लौ बेलों को कसकर पकड़ रही थी, धीरे धीरे उन्हें जला रही थी और मुख्य तने की ओर बढ़ रही थी। लताओं के चारों ओर की सफेद चमक टिमटिमा रही थी, लेकिन वह ज्वाला को बुझा नहीं सकी। ये कौन सी ज्वाला है? पेड़ वाली महिला का चेहरा पूरी तरह बदल गया। पहली बार वह थोड़ी चिंतित लग रही थी। आग लकड़ी की प्राकृतिक शत्रु थी। इसके अलावा मानव की ज्वाला साधारण नहीं थी। चाहे आध्यात्मिक वृक्ष कितना भी असाधारण क्यों न हो, वह दिव्य ज्वाला की प्रज्वलित शक्ति से बच नहीं सकता था। क्या आप प्रकाश की मां नहीं है? क्या आप नहीं जानती कि यह किस तरह की ज्वाला है? वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। तुम प्रकाश की मां का चेहरा हरा हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस वाक्य ने उसे उत्तेजित कर दिया। वह प्रकाश की मां नहीं थी, वह सिर्फ एक आध्यात्मिक वृक्ष थी जिसमें बुद्धि थी। वांग टेंग ने सच्चाई को उजागर करते हुए क्रूरता दिखाई। हरी लौ पेड़ तक पहुंचने वाली थी, इसलिए उसे सोचने का ज्यादा समय नहीं मिला। उसने बेलों के गुच्छों को काट दिया और उन्हें नीचे गिरा दिया। हरे रंग की लौ उससे 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी। उसके शरीर के चारों ओर की आभा थोड़ी कमजोर हो गई। बेलें उसका हिस्सा थी, उन्हें काटना उतना ही दर्दनाक था जितना कि अपना हाथ काटना। इससे उसके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता। हालांकि उसने राहत की सांस ली क्योंकि वह बाल बाल बच गई। फिर उसने सावधानी से उस युवक के चारों ओर जलती हरी लौ को देखा। समाधान खोजने की कोशिश करते हुए उसके दिमाग में कई विचार आए। इस समय एक विस्मयादिबोधक ध्वनि सुनाई दी। पन्ना चमकदार लौ। अब युवा नायक को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने उसकी प्रेमिका को पहचान लिया था। यह दिव्य ग्रेड की पन्ना चमकदार लौ है। फेरिया को विश्वास नहीं हुआ। वह युवक से बात कर रही थी। यह सही है। युवा महिला, आप बहुत होशियार हैं। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने उस समय उसकी चिढ़ाने की कोई परवाह नहीं की। उसने आंखें फैलाकर पूछा, यह असली चीज है। तुम्हें ये कैसे मिली? वह ईर्ष्या से भर गई। यह एक दिव्य ज्वाला है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह कितना भाग्यशाली है कि उसने वास्तव में एक दिव्य ज्वाला को वश में कर लिया। शायद आप मेरी बात पर यकीन न करें। मैं एक विशाल चट्टान पर सो रहा था जो एक टोट की तरह दिख रही थी, तभी आसमान से एक दिव्य ज्वाला नीचे आई। मेरे जागने के बाद उस चीज ने मुझे मालिक के रूप में पहचान लिया। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? वांग टेंग ने बकवास करते हुए कहा। फेरिया, जब आप जानते थे कि मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा तो आपने जवाब क्यों दिया? आप किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही यह एक बहाना हो, लेकिन इससे बेहतर बहाना ढूंढिए। कमाल है। कमाल है आपका सिर। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। खैर, मुझे पता है कि यह बेतुका लगता है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। वांग टेंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। मुझे तब पता चला कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है जब मैंने एक दिन आईने में देखने का फैसला किया। इसका तुम्हारे आईने में देखने से क्या संबंध है? फेरिया ने उदासीनता से पूछा। मैंने अपना सुंदर चेहरा प्रतिबिंबित होते देखा। यह ऐसा चेहरा है जो मानव दुनिया में कभी नहीं दिखना चाहिए। ये भगवान का उपहार है। इस चेहरे के साथ स्वर्ग का अनुग्रह प्राप्त करना स्वाभाविक है, क्या आपको नहीं लगता? वांग टेंग ने अपना चेहरा छुआ। वह अंदर से आत्ममुग्ध था। फेरिया को लगा कि जैसे ही वह उल्टी करने का नाटक करने लगी, उसके होंठ कांपने लगे।
उसकी चमड़ी कितनी मोटी है। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। डॉट डॉट डॉट। अगर सिर्फ दिखावे से ही स्वर्ग की कृपा प्राप्त की जा सकती है तो मैं भाग्यशाली क्यों नहीं हूं। इसका कोई मतलब नहीं है। उफ। झूठा। दिव्य ज्वाला। प्रकाश की मां ने उनकी बातचीत सुनकर पलकें झपकाईं। वह सावधान थी। वो ये नहीं बता सकती थी कि दिव्य ज्वाला कहां से आई थी, लेकिन उसने दिव्य ज्वालाओं के बारे में एक दो बातें सीख ली थी। वृक्ष महिला हर शिकार की बुद्धि को सुनने और समझने के बाद बुद्धि प्राप्त करने में सक्षम थी। इसीलिए उसे ब्रह्मांड के बारे में कुछ ज्ञान था। दिव्य ज्योति का भी उल्लेख किया गया था। एक देवी हूं। मुझे मारने की हिम्मत कौन करता है। 3। सख्त शब्दों में कहें तो पेड़ वाली महिला का अस्तित्व दिव्य ज्वालाओं के समान था। दोनों स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा हुई थी, जो अपने आप में अनोखी और विशेष उपस्थिति थी। दुर्भाग्यवश दिव्य ज्वालाएं लकड़ी तत्व के आध्यात्मिक पौधों की प्राकृतिक शत्रु थी। वह अपनी शक्ति का उपयोग सामान्य अग्नि को रोकने के लिए कर सकती थी, लेकिन जब दिव्य ज्वालाएं शामिल होती थी तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि वह बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेगी। खतरे से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका मानव योद्धा को मारना था। चमकता आकाश। प्रकाश की माता चिल्लाई। ये कदम मौन था। उसके चारों ओर एक चमकदार श्वेत प्रकाश फैल गया, जिसका केंद्र उसका आध्यात्मिक शरीर था। वह सूरज की तरह थी, जो चमकीला चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश बिखेर रही थी। प्रकाश ने आकाश को ढक लिया और पूरे पहाड़ पर छा गया। कोई भी कुछ नहीं देख पा रहा था। फिर यही चाल। वांग टेंग ने अजीब सी मुस्कान दी। फेरिया को चमकदार रोशनी के कारण अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, लेकिन उसका भाव अजीब हो गया। यदि वह सही थी, तो उस व्यक्ति के पास उस प्रकृति के हमलों को रोकने का कौशल भी था। वह ये नहीं जानती थी कि वांग टेंग ने पहले ये कैसे किया था। पेड़ वाली महिला ने जब उनके हाव भाव देखे तो उसकी भौहें तन गईं। उनके भाव इतने विकृत क्यों है। वांग टेंग मन ही मन चिल्लाया। उसकी आंखें एकदम सफेद हो गईं। सौर ड्रैगन नेत्र सक्रिय करें। दिन में खुला, रात में बंद। एट नोबल बन एट। पलक झपकते ही उसकी पुतलियां सफेद से काली हो गईं। उसकी आंखें अथाह खाई की तरह थीं, जो अपने चारों ओर का सारा प्रकाश सोख लेती थीं। ऐसा लग रहा था कि प्रकाश विस्फोट के बीच में एक ब्लैक होल बन गया है। यह बिल्कुल काला और असाधारण रूप से स्पष्ट था। क्या? प्रकाश की कथित मां हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम प्रकाश को अवशोषित कर सकते हो। मुझे खेद है, तुम्हारे कौशल मेरे खिलाफ बेकार हैं, वांग टेंग ने बेपरवाही से कहा। उसकी आंखें काली थीं। पेड़ की आत्मा ने जब उसकी आंखें देखी तो वह डर से कांप उठी। फिर उसे अपनी प्रतिक्रिया से थोड़ी निराशा हुई और उसने अपने दांत भींच लिए। तुम सिर्फ एक दिव्य योद्धा हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम प्रकाश को अवशोषित कर सकते हो। उसके ताना मारने के तुरंत बाद प्रकाश ज्वार की तरह बहने लगा, युवा नायक की ओर टूट पड़ा और आकाश में काले छेद को ढकने लगा। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। जब उसने सौर ड्रैगन नेत्र का प्रयोग उग्रता से किया तो उसकी आंखों से आध्यात्मिक शक्ति बह निकली। आंखों की अवशोषण शक्ति बढ़ गई। वे दोनों स्थिर हो गए। वांग टेंग को अपनी गतिरोध को बनाए रखना मुश्किल लगने लगा। उसने प्रकाश के आवरण से दबाव महसूस किया और वह और अधिक सहन करने में असमर्थ था। ड्रैगन की आंख का स्तर ऊंचा नहीं था और वह केवल दिव्य अवस्था में था। अगर उसकी शक्तिशाली आत्मा न होती तो वह कौशल का उपयोग करने में असमर्थ होता। वास्तव में अब तुम आगे नहीं जा सकते, वृक्ष आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। उसने अपने गुण बोर्ड पर नजर डाली और खुद से बुदबुदाया, खुश होने के लिए अभी बहुत जल्दी है। जोड़ना। रिक्त विशेषताओं को उस कौशल में जोड़ दिया गया। सौभाग्यवश लाइट वेलवेट ग्रह पर रहते हुए उसके पास रिक्त विशेषताओं का भंडार बढ़ गया था। वह उन्हें अच्छे उपयोग में लाने का अच्छा अवसर था। वांग टेंग की रिक्त विशेषताएं तेजी से कम हो गईं, जबकि उनकी आंख कौशल के अंक आसमान छू गए। सोलर ड्रैगन आई का स्टेट अनुपात रिक्त विशेषताओं के लिए 1:10 था। वांग टेंग का दिल दुख रहा था। ये दिनदहाड़े डकैती थी। सौर ड्रैगन नेत्र 5126/10,000 वास्तविक अवस्था। जब कौशल ने 5000 का आंकड़ा पार कर लिया तो उसकी आंखों में जो तनाव महसूस हो रहा था वह गायब हो गया। उसने अपनी खाली विशेषताओं को देखा। केवल 30,000 से कुछ अधिक ही शेष थे। वह जोर से हौंफने लगा और जल्दी ही अंक जोड़ना बंद कर दिया। ये सब कुछ क्षण भर में घटित हो गया। वांग टेंग ने अपनी आंखें फिर से खोली और पेड़ की आत्मा को अपनी ही मुस्कान के साथ देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी काली पुतलियां एक मनमोहक चमक बिखेर रही थीं। एक भयानक चूषण शक्ति फूट पड़ी। स्थिति ने एक बड़ा मोड़ ले लिया। सफेद रोशनी एक बार फिर उसकी आंखों में समा गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बीच से कंबल को जोर से खींच रहा हो।
प्रचुर प्रकाश समूह धीरे धीरे काले रंग के धब्बे में बदल गया। ये कैसे संभव है? प्रकाश की माता भयभीत हो गई। यह इंसान तो कुछ ही देर पहले अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, फिर अचानक वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? क्या वह अपनी असली योग्यता छुपा रहा था? चकाचौंध आकाश एक शक्तिशाली चाल थी। एक बार जब दुश्मन प्रकाश से घिर जाता था तो वे गुप्त हमले करते थे। बहुत कम लोग उस चाल से बच सकते थे। हालांकि वांग टेंग ने इसे लॉन्च करने के कुछ ही समय बाद इसे रोक दिया। वे गतिरोध पर थे और वह अपने किसी भी अन्य हमले का उपयोग नहीं कर सकती थी। यह बहुत कष्टकारी था। पेड़ की आत्मा खून की उल्टी करना चाहती थी। ... उसके पास कोई और उपाय नहीं था। मुझे क्या करना चाहिए? उसकी सारी कुशलताएं मानव द्वारा नियंत्रित थीं। क्या उसे अपना हमशक्ल मिल गया था? फेरिया ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके आसपास की रोशनी गायब हो गई थी। वह हंसी। मुझे पता था कि ऐसा होने वाला था। फिर भी वह चकित थी। प्रकाश कौशल का कवरेज बहुत बड़ा था। यह अभिभावकों के हमलों से पूरी तरह से अलग था। और फिर भी वांग टेंग इससे आसानी से निपटने में कामयाब रहे। वांग टेंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत आसमान की ओर इशारा किया और पन्ना की चमकीली लौ उड़ गई। धमाका। हरे रंग की ज्वाला कुछ 100 फीट लंबे विशालकाय खतरनाक ड्रैगन में बदल गई, जिसने धुंध को अलग कर दिया और अंततः उसे वाष्पित कर दिया। माउंट सेंट की चोटी पर 300 वर्षों से छाया हुआ कोहरा बस ऐसे ही गायब हो गया। जब बुजुर्गों और अन्य लोगों ने ऐसा भव्य दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। धुंध चली गई। एड्स बाय पब फ्यूचर ... नेतागण अविश्वास से पर्वत की ओर देखने लगे। 300 साल, अंततः 3 शताब्दियों के बाद वे माउंट सेंट का असली स्वरूप देख सके। हालांकि जल्द ही उनका ध्यान आग की लपटों वाले खतरनाक दिखने वाले अजगर की ओर गया। वे अपनी आंखें उससे हटा नहीं सके। वह क्या है? सभी हल्के मखमली लोगों के जबड़े ढीले थे। उनमें हंस के अंडे समा सकते थे। मैं गर्मी महसूस कर सकता हूं। विशाल अग्नि ड्रैगन ही वह होगा जिसने धुंध को फैलाया होगा, महान बुजुर्ग ने कहा। रोंग ली ने अपनी लार निगलते हुए पूछा, क्या ये वांग टेंग था? मुझे ऐसा लगता है। और कौन हो सकता है? रोंग शान हकलाया। नीचे के शोरगुल से अपना ध्यान हटाकर वापस माउंट सेंट की चोटी पर ले आते हैं। विशाल हरा ड्रैगन पूरी तरह से विकसित हो चुका था। इसकी पूंछ माउंट सेंट के निचले हिस्से में चक्कर लगा रही थी, जबकि यह पेड़ की आत्मा को दमनकारी और कठोर नजर से देख रहा था। वांग टेंग ड्रैगन के शरीर के बीच में खड़ा था। हवा उसके बालों से टकरा रही थी, उसके कपड़े जोर से फड़फड़ा रहे थे। वह नीचे के दृश्य को एक अलग भाव से देखता रहा। वह एक देवता की तरह था, उसके शरीर से एक जबरदस्त उपस्थिति उत्पन्न हो रही थी। एक भयानक शक्ति बाहर बह गई। जब फेरिया को धधकती गर्मी महसूस हुई तो वह चौंक गई और अनजाने में पीछे हट गई। वह गर्मी के स्रोत से दूर रही। उसने हरे रंग की लपटों से घिरे उस व्यक्ति को देखा, जिसके चारों ओर विशालकाय ड्रैगन था। उसकी पलकें कांप उठी। ये व्यक्ति, प्रकाश की मां तब टूट गई जब उसने अपने ऊपर विशाल हरे रंग के अग्नि ड्रैगन को देखा। आखिरकार उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। एक ठंडी चीख सुनाई दी। जाना। गर्जन। धधकते हुए ड्रैगन ने अपनी गरजती हुई गर्जना से आकाश और धरती को हिला दिया। गर्मी की लहरें पेड़ की आत्मा की ओर बढ़ रही थीं, जबकि जानवर की नजर उस पर टिकी हुई थी। वृक्ष आत्मा की आंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। नहीं, वह गुस्से में चिल्लाए और भौतिक वृक्ष में विलीन हो गई। बाद वाले से एक विशाल आभा फूट पड़ी। मैं एक देवी हूं। मुझे मारने की हिम्मत किसने की? आध्यात्मिक वृक्ष के भीतर से एक गरिमामय और धीमी आवाज आई, जो हवा में गूंज उठी। प्रकाश आकाश को चीरता हुआ पेड़ की रूपरेखा बनाने के लिए इकट्ठा हुआ, जो वास्तविक पेड़ से कुछ 100 गुना बड़ा था। छवि ने पूरे आकाश को कवर किया। धमाका। अगले ही पल दहाड़ता हुआ ड्रैगन विशाल वृक्ष अवतार से टकराया। चारों ओर भयानक ऊर्जा का उतार चढ़ाव फैल गया। इतना भयानक विस्फोट हवा में गूंजा कि मुर्दे भी जाग उठे। ऊंची ऊंची हरी लपटों ने पूरे पहाड़ को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसके रास्ते में आने वाली हर चीज जलकर राख हो गई। फेरिया का चेहरा लाल हो गया। वह जल्दी से पीछे हट गई और उसने अपनी तारामंडल प्रकाश शक्ति को एक ढाल बनाने और भयानक लपटों को रोकने के लिए छोड़ दिया। सौभाग्यवश एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम का निशाना उस पर नहीं था, इसलिए वह आसानी से बच निकलने में सफल रही। हालांकि उसे अभी भी उच्च तापमान से जलन महसूस हो रही थी। उसके शरीर में बल उबल रहा था। वह चोटी छोड़कर दूर चली गई और कुछ हजार मीटर दूर जाकर ही रुकी। उसने उस सुरक्षित स्थान से दृश्य को देखा। विशाल आध्यात्मिक वृक्ष की छवि कांपने लगी, असंख्य प्रकाश की बूंदें नीचे स्थित सच्चे आध्यात्मिक वृक्ष पर बरसने लगी। ये प्रकाश की बूंदों से बने आवरण जैसा था।
विशाल वृक्ष अवतार ने धधकते ड्रैगन के हमले को रोकने में कामयाबी हासिल की। मूल शक्ति। प्रकाश की माता ने अपनी मूल शक्ति का प्रयोग करके भयानक ज्वालाओं को बलपूर्वक रोका। आखिरकार पेड़ पहले से ही ब्रह्मांड स्तर पर था। यदि उसकी सीमाएं न होती और ये तथ्य न होता कि वांग टेंग के पास उसे नियंत्रित करने की क्षमता है, तो वह मुश्किल स्थिति में संघर्ष नहीं कर रही होती। वांग टेंग गंभीर हो गया क्योंकि उसके शरीर से शक्ति बाहर निकल रही थी। उसने अपनी पूरी क्षमता से एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम को नियंत्रित किया। वह पेड़ की रूपरेखा को नष्ट करना चाहता था। वह पेड़ के विशाल क्लोन को नष्ट करने के बाद ही उसके भौतिक स्वरूप को नुकसान पहुंचा सकता था। प्रकाश की मां ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। आध्यात्मिक वृक्ष से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रवाह बह निकला और वांग टेंग की ओर उमड़ पड़ा। हम्फ। वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। 9 खजानों का शिवालय उसकी चेतना में प्रकट हुआ और हमले के खिलाफ खुद को फेंक दिया। धमाका। इमारत अदृश्य शक्ति से टकराई, जिससे एक धीमी सी आवाज उत्पन्न हुई। अगले ही पल शिवालय पीछे की ओर गिर गया। वांग टेंग का चेहरा पीला पड़ गया। पेड़ की आत्मा का हमला रुक गया था और यह उसके लिए भी नुकसानदेह था। उसकी आत्मा कांपने लगी और उसके मन में दर्द होने लगा। वांग टेंग ने भौहें सिकुड़ी और अपना पगोडा फिर से उसकी ओर फेंक दिया। उसी समय उसके शरीर से एक और ज्वाला निकली और आकाश में उठ गई। 1000 जानवरों की आत्मा ज्वाला। बाद वाला लाल रंग का था, जो एक विशाल जुवानवु कछुए में बदल गया और विशाल वृक्ष के उभार से हिंसक रूप से टकराया। दोनों लपटों की मार से अवतार की शक्ति मंद पड़ गई। वह बुरी तरह कांपने लगा और ढहने के कगार पर पहुंच गया। 9 खजानों वाले पगोडा को लगातार दूसरे पक्ष के आध्यात्मिक हमलों का सामना करने के लिए भेजा गया। विस्फोट हुए। एक और दिव्य ज्वाला। फेरिया को ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो। इस व्यक्ति के पास 2 दिव्य ज्वालाएं हैं। वह पागल हो गया होगा। दुनिया पागल है। वांग टेंग ने लड़ाई से नजर हटाए बिना चिल्लाया, तुम वहां क्यों खड़े हो? हमला करो। फेरिया अचानक सदमे से बाहर आ गई। युवा नायक ने आध्यात्मिक हमलों को रोक दिया था। 2 दिव्य लपटों को जोड़कर उसने सोचा कि वे निश्चित रूप से जीतेंगे। अब उसे एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। वह पेड़ सचमुच बहुत शक्तिशाली था। लेकिन जब आप अपनी लपटों का उपयोग करते हैं तो मैं नहीं कर सकता। फेरिया ने असहाय होकर कहा। हमारा हीरो दंग रह गया। फिर उसे समझ में आया और उसने हाथ हिलाया। पन्ना की चमकीली लौ ने उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बना दी। फेरिया को आश्चर्य हुआ। आग की चादर से कोई नुकसान नहीं हुआ। इसने चिलचिलाती गर्मी को पूरी तरह से रोक दिया। उसने हिचकिचाना बंद कर दिया और आग की लपटों के बीच से भागी। फिर उसने पेड़ के अवतार पर मुक्का मारने के लिए अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया। बूम बूम बूम। लाइट अल्टिमा ने भयावह मुट्ठी के हमले में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया, जिससे बाद में कुछ दृश्य उत्पन्न हुए। उसने बिजली की गति से अपने घुसे छोड़े। केवल धुंधली छाया और चमकदार सफेद रोशनी ही दिखाई दे रही थी। आक्रमणकारी शक्ति काफी अधिक थी। कैसी हिंसक लड़की है। उसे हरकत करते देख वांग टेंग के मुंह के कोने फड़कने लगे। फेरिया की क्षमता का उनका मूल्यांकन कुछ पायदान ऊपर चला गया। उनकी समझ के आधार पर उसके पास मौजूद लाइट अल्टिमा लगभग पूर्णता तक पहुंच चुकी थी। वह उसकी उम्र के करीब थी। उसका अंतिम कदम लगभग सही था। उसकी प्रतिभा अद्भुत थी। यदि वांग टेंग के पास ये प्रणाली नहीं होती, तो उसे यकीन नहीं था कि वह इतनी कम उम्र में उस उपलब्धि स्तर तक पहुंच पाएगा। फेरिया के मदद करने के कारण आध्यात्मिक वृक्ष को और भी अधिक क्षति पहुंची। शाखाएं गिरने लगी। वे आग की लपटों में बह गईं और प्रकाश की बूंदों में बदलने से पहले ही जलकर राख हो गईं। वृक्ष की रूपरेखा ढहने लगी, मानो किसी प्रचंड तूफान के कारण वह ढह गई हो। तथापि पर्याप्त नहीं। वांग टेंग चिल्लाया। डॉट डॉट डॉट। फेरिया ने अपनी आंखें घुमाई और बाद वाले को घूरा, हालांकि उसने जवाब नहीं दिया। एक गहरी सांस लेते हुए उसकी मुट्ठियों से सफेद रोशनी फूट पड़ी। एक शक्तिशाली ऊर्जा इकट्ठी हुई, उसके छोटे हाथों के अंदर भर गई। लाइट कैनन फिस्ट। फेरिया ने अपनी मुट्ठियां बंद करते हुए चिल्लाया। फिर वह एक चमकीली रोशनी में बदल गई और आगे बढ़ गई। धमाका। उसकी मुट्ठियों से एक विशाल सफेद तोप के गोले की तरह प्रकाश का एक भयावह विस्फोट हुआ, जो जोरदार धमाका करते हुए पेड़ के क्लोन से टकराया। हटो। इसके तुरंत बाद वांग टेंग की आवाज सुनाई दी। लड़की अपना घर बसाने के तुरंत बाद गायब हो गई। धमाका। वांग टेंग के शरीर में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। वातावरण पूरी तरह बदल गया। यह आग और विशाल चट्टानों से भरी दुनिया थी। हरे और लाल लपटों में लिपटे बड़े बड़े क्षुद्रग्रह हवा में तैर रहे थे। हवा बहुत गर्म थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी भट्टी के अंदर हो। कार्यक्षेत्र। वांग टेंग ने अपने 3 डोमेन को मिलाकर एक संयुक्त डोमेन बनाया।
अग्नि क्षेत्र जोड़ उल्कापिंड वर्षा क्षेत्र जोड़ चुंबकीय क्षेत्र इक्वल्स ज्वलंत चुंबकीय उल्का क्षेत्र। एट नोबलबन एट वांग टेन को पता था कि फेरिया प्रभाव सीमा से बाहर है, इसलिए उसने अपनी उंगली उठाए और धधकते क्षुद्रग्रह नीचे गिर पड़े। बूम बूम बूम, सभी उल्काएं उस स्थान की ओर उछली जहां फेरिया ने हमला किया था। जोरदार धमाके गूंज उठे। दोनों हमले एक दूसरे से कुछ ही सेकंड के अंतराल पर हुए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वे काफी अच्छा सहयोग कर रहे थे। धमाका, एक जोरदार विस्फोट और दोनों हमलों के विस्फोट के बाद विशाल वृक्ष का प्रक्षेपण अंततः विघटित हो गया। यह अब नीचे आध्यात्मिक वृक्ष की रक्षा करने में सक्षम नहीं था। आग की लपटें नीचे की ओर फैली और पेड़ को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पेड़ तेजी से जलने लगा। आध्यात्मिक वृक्ष पीड़ा में चिल्लाया। पेड़ पर सफेद रोशनी टिमटिमा रही थी क्योंकि वह दो लपटों की शक्ति का विरोध करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि दिव्य ज्वालाओं से छुटकारा पाना कठिन था। यह बात पेड़ के लिए विशेष रूप से सच थी। लकड़ी आग के लिए ईंधन थी, जिससे आग और भी अधिक तेजी से जलती थी। फेरिया हमारे नायक के पास आया और परस्पर विरोधी भावनाओं के साथ उसकी ओर देखा। कार्यक्षेत्र, इस व्यक्ति ने एक डोमेन पकड़ लिया। वह सोचती थी कि वह एक दुर्लभ प्रतिभा है क्योंकि उसका अपना एक क्षेत्र था। हालांकि वांग टेन के पास भी एक क्षेत्र था, और उनकी निपुणता तो और भी अधिक थी। फेरिया को फिर से निराशा महसूस हुई। वांग टेन ने कहा, आपने अभी अपने हमले में डोमेन पावर का इस्तेमाल किया है। फेरिया का दिल धड़क उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी असलियत सामने आ जाएगी। तुम्हारा भी एक डोमेन है। खैर, आपका डोमेन काफी मजबूत है, वांग टेंग ने तारीफ की। तुम भी बुरे नहीं हो, फेरिया ने नाक सिकुड़ते हुए टिप्पणी की। वह आदमी किसी बुजुर्ग की तरह उसकी कुशलता पर टिप्पणी कर रहा था। यह बात बहुत क्रोधित करने वाली थी। धन्यवाद, वांग टेंग मुस्कुराया। फेरिया, ये रुई के गोले पर मुक्का मारने जैसा था। उसे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा था। ठीक है, आप मोटी चमड़ी वाले हैं। फेरिया ने अपनी आंखें घुमाई, फिर जलते हुए आध्यात्मिक वृक्ष की ओर भौहें सिकुड़कर देखा और पूछा, क्या वह जलकर मर जाएगी? चिंता मत करो, वह ठीक है, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। वह एक संवेदनशील पेड़ था। कोई भी उसे मारना नहीं चाहता था। हालांकि पहले इसे वश में किया जाना चाहिए। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, पेड़ दर्द से चिल्लाता रहा। उच्च एवं शक्तिशाली प्रकाश की माता उस समय दुखी दिख रही थी। उसकी छाल और पत्तियां कुछ ही सेकंड में जल गईं। कुछ पत्तियां ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और राख में बदल गईं। प्रकाश की मां फिर से प्रकट हुई। वह बहुत कमजोर थी, ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण गिर जाएगी। वह आग की लपटों में लड़खड़ा गई। अरे, क्या ये प्रकाश की महान और शक्तिशाली देवी नहीं है? तुम इतनी दयनीय स्थिति में क्यों हो? वांग टेंग ने उसका मजाक उड़ाया। प्रकाश की मां, भाड़ में जाओ। फेरिया ने वांग टेंग की ओर देखा, उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। तुम क्या चाहते हो? वृक्ष आत्मा ने पूछा, उसकी ठंडी आवाज में असहनीय दर्द और अपमान का विरोधाभास था। मुझे सोचने दो, वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और आश्चर्य से बोला। उसकी आंखें चमक उठी। आओ, मुझे पापा कहो। प्रकाश की मां गुस्से से बोली। तुम चाहो तो मुझे मार दो, पर मेरा अपमान नहीं कर सकते। मैं लाइट वेलवेट जाति की देवी हूं, जो इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली उपस्थिति है। यह इंसान मुझे इस तरह शर्मिंदा कैसे कर सकता है? फेरिया चकित था। वह इतना क्रूर कैसे हो सकता है? क्या तुम ये कहोगे? वांग टेंग ने हाथ हिलाया और आग तेज हो गई। दोनों दिव्य ज्वालाएं शक्तिशाली थीं। आध्यात्मिक वृक्ष यदि उनकी शक्ति का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली न होता तो वह राख हो जाता। कभी नहीं। प्रकाश की मां चिल्लाई, मैं एक देवी हूं। मैं अपमानित होने के बजाय मरना पसंद करूंगी। अच्छा, जैसा कि एक ईश्वरीय व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। क्या तुमने नहीं पूछा कि तुम्हें मारने की हिम्मत कौन करेगा? खैर, मैं करता हूं, वांग टेंग ने उपहास किया। प्रकाश की माता क्रोधित थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। फेरिया ने अपने होंठ हिलाए, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। वह बस तमाशा देखती रही। उसे ये भी लगा कि पराजित आत्मा अपने बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है। वह देवी होने का दावा कैसे कर सकती है, जबकि वह एक साधारण पेड़ थी? समय उड़ गया। आध्यात्मिक वृक्ष पूरी तरह जल गया था, सभी पत्तियां और शाखाएं गिर चुकी थीं। यह अपने अंतिम समय में था। रुको, प्रकाश की मां की आकृति लगभग पारदर्शी थी। वह बेहद कमजोर थी। हम समझौता क्यों नहीं करते? पापा को बुलाओ, वांग टेंग ने कहा। उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठी। उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और कहा, मैं अपने लाइट ओरिजिन का इस्तेमाल करके लाइट सैप की एक बूंद बना सकती हूँ। इसे पीने से तुम्हें बिना किसी साइड इफेक्ट के अनंत जीवन मिलेगा। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें ये दे सकती हूँ।
प्रकाश रस, अनंत जीवन। फेरिया की आंखें चमक उठी। वह ललचा गई। पापा को बुलाओ, वांग टेंग ने उदासीनता से दोहराया। यदि तुम सहमत नहीं हो तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, प्रकाश की माता ने कहा। पापा को बुलाओ, वांग टेंग ने आगे कहा। पेड़ की आत्मा लगभग पागल हो गई। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? पापा को बुलाओ और मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, वांग टेंग ने जवाब दिया। मैं, कृपया मानवीय बनो। वह हताश महसूस कर रही थी। फेरिया ने उस युवक को अजीब नजर से देखा। उसने हार स्वीकार कर ली। वास्तव में, आखिरी बार, क्या तुम मुझे पापा कहोगे? वांग टेंग ने ठंडे स्वर में कहा। प्रकाश की मां कुछ सेकंड के लिए चुप रही। अंत में, उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, पापा। पापा। जोर से, वांग टेंग ने कहा। आत्मा ने गहरी सांस ली और लाल चेहरे के साथ चिल्लाई, पापा। उसने मौत के सामने अपनी गरिमा त्याग दी। अच्छी लड़की, वांग टेंग ने संतोष में सिर हिलाया। फेरिया ने अपना माथा थपथपाया। उसने समझ लिया कि इंसान को भड़काना अच्छा नहीं होगा। क्या इंसान ऐसा करेगा? यहां तक कि उस स्वयंभू देवी को भी अपनी गरिमा त्याग कर उन्हें पापा कहने पर मजबूर होना पड़ा। वह शैतान है। वह उसे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। कभी नहीं। उन्होंने अपनी वास्तविक आंख का प्रयोग किया और देखा कि उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो रही थी, और वह शीघ्र ही गायब हो जाएगी। यदि चीजें इसी तरह चलती रहीं तो ये सचमुच नष्ट हो जाएगा। सबसे बुरे परिणाम से बचने के लिए उसकी लपटों को शीघ्रता से संग्रहित कर लिया गया। प्रकाश की माता ने राहत की सांस ली, लेकिन जली हुई लकड़ी पर बैठते ही वह गिर पड़ी। एक समय में एक शक्तिशाली देवी, अब उसे अपमानित होना पड़ा। अंतर इतना स्पष्ट था कि उसका दम घुटने लगा। उसकी गरिमा चली गई, लेकिन वो मरना नहीं चाहती थी। जिनके पास बुद्धि होगी वे अंततः मृत्यु से डरेंगे। यह उसके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, जो इतने लंबे समय से अस्तित्व में था। उसका जीवन बहुत लंबे समय तक चल सकता था और वह नहीं चाहती थी कि यह ऐसे ही खत्म हो जाए। वांग टेंग ने पेड़ वाली महिला की ओर देखा और कहा, तुमने अभी क्या कहा? इसे फिर से कहो। फेरिया, यह आदमी तो सुन ही नहीं रहा है। प्रकाश की मां ने मनुष्य की ओर शून्य दृष्टि से देखा और बिना किसी भावना के अपने शब्द दोहराए। ऐसा लगा जैसे उसका मस्तिष्क भून दिया गया हो। क्या लाइट सैप के कोई साइड इफेक्ट है? वांग टेंग को संदेह था। तुम बस मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे नहीं पता होगा कि लाइट सैप का सेवन करने से किसी की क्षमता और भविष्य का विकास नष्ट हो जाएगा, है ना? यही बात तुम्हें हल्के मखमली लोगों ने बताई थी, पेड़ की आत्मा ने कहा। मूल शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे हल्के मखमली लोगों के पास नहीं छोड़ा जा सकता। उनके पास केवल एक अधूरा संस्करण था। फेरिया खुद को रोक नहीं सकी और बीच में बोली, क्या तुम सच कह रही हो? मैं पहले से ही इस अवस्था में हूं, मुझे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रकाश की मां ने शांति से उत्तर दिया। फेरिया थोड़ा उत्तेजित था। अनंत जीवन, अगर यह बात फैली तो निश्चित रूप से हंगामा मच जाएगा। युद्धरत योद्धा जो अपने जीवन काल की सीमा के करीब थे, निश्चित रूप से जुनूनी हो जाएंगे और लाइट सैप को छीनने के लिए झुंड में आ जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो ग्रह पर रक्तपात हो जाएगा। ऐसा प्रभाव वास्तविक प्रकाश वृक्ष से लगभग भिन्न नहीं था। क्या यह हो सकता है कि यह वृक्ष वास्तविक प्रकाश का वृक्ष है? हालांकि, उसने वांग टेंग की तरफ देखा और देखा कि वह कुछ सोच रहा है, जैसे कि वह भौहें सिकोड़ रहा हो। फिर उसने अपने दिल में उत्तेजना को दबा लिया और इंतजार करने लगी कि वह क्या कहना चाहता है। वह थोड़ा दुष्ट था, लेकिन अंत में वह काफी विश्वसनीय था। आप शायद प्रकाश का वृक्ष नहीं है। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ कर कहा। मैं प्रकाश का वृक्ष हूं, वृक्ष महिला ने उत्तर दिया। नहीं, आप नहीं हैं, उन्होंने जवाब दिया। प्रकाश की मां। फेरिया, वह नहीं जानती थी कि वह इंसान क्या हासिल करना चाह रहा था। उसे इतना यकीन क्यों था कि यह आध्यात्मिक पेड़ पौराणिक प्रकाश का पेड़ नहीं है? यदि मैं प्रकाश का वृक्ष नहीं हूं, तो फिर मैं क्या हूं? प्रकाश की माता ने पूछा। वांग टेंग ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली क्योंकि वह आध्यात्मिक वृक्ष पर जादू कौशल का उपयोग करने पर विचार कर रहा था। एट नोबल बन एट। उसने कभी पेड़ पर इस हुनर का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि यह काम करेगा या नहीं। फिर भी, उससे लगा कि यह संभव है क्योंकि उसके पास एक आध्यात्मिक शरीर था। वांग टेंग, मुझे समझ आ गया। राउंड बॉल की आवाज अचानक वांग टेंग के दिमाग में सुनाई दी। युवक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये बिल्कुल संयोग था। फिर उसने पूछा, क्या है? ये चमक का पेड़ है, छोटे ने कहा। दीप्ति का वृक्ष। वांग टेंग ने भौहें सिकुड़ी, उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। राउंड बॉल ने उत्साहित होकर समझाया, ये सही है। ये प्रकाश तत्व का एक आध्यात्मिक वृक्ष है।
हालांकि यह रहस्यमय है, लेकिन इसकी तुलना असली प्रकाश वृक्ष से नहीं की जा सकती। वह आपसे झूठ नहीं बोल रही है। प्रकाश का रस बिना किसी दुष्प्रभाव के किसी व्यक्ति के जीवन को बढ़ा सकता है, लेकिन यह आपके जीवन काल में केवल 1000 साल जोड़ता है, अनंत काल नहीं। ये वास्तव में असली है। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। 1000 साल भी काफी है। हाँ, 1000 साल। ये कुछ ऐसा है जो एक साधारण आध्यात्मिक प्राणी कर सकता है, राउंड बॉल ने कहा। मैं जानता था कि यह प्रकाश की मां इतनी ईमानदार नहीं थी। वांग टेंग ने अपने दिल में अपना सिर हिलाया। हा हा हा, लेकिन फिर भी मुझे इसके बारे में पता चल गया। राउंड बॉल हंसा। ये सब आपकी बदौलत है, युवा नायक ने कहा। राउंड बॉल ने कहा, मुझे डेटा खोजने में बहुत मुश्किल हुई। मैंने अनगिनत प्राचीन पुस्तकों और अभिलेखों को खंगाला, उसके बाद ही यह डेटा सामने आया। मैं आपके योगदान पर ध्यान दूंगा। वांग टेंग मुस्कुराया। राउंड बॉल ने हंसते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ज्यादा हैरान नहीं हो। यह मेरे लिए बेकार है, जब तक कि मैं अपने जीवन काल की सीमा तक नहीं पहुंच जाता। क्या आपको लगता है कि मेरी साधना की गति के साथ ऐसा कभी हो पाएगा? नायक ने शांति से उत्तर दिया। तुम इतनी समझदारी से बात कर रहे हो कि मैं उसका खंडन नहीं कर सकता। राउंड बॉल ने अपना सिर हिलाया। कोई और होता तो खुशी से उछल पड़ता। हालांकि यह मेरे परिवार के लिए बिल्कुल सही होगा। वांग टेंग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। उसके माता पिता खेती करने की उम्र से बाहर हो चुके थे। उसने उन्हें बहुत सारे संसाधन दिए थे, लेकिन उनकी खेती की गति तेज नहीं थी। उन्हें किसी दिन विशेष रस की जरूरत पड़ सकती है। उनके दादाजी को भी ध्यान में रखना था। उनका जीवन लगभग समाप्त होने वाला था, लेकिन लाइट्सैप के साथ यह अलग हो सकता था। जीवन की एक अतिरिक्त सहस्राब्दी प्राप्त करना संभव था। इससे उन्हें उच्च साधना स्तर तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। डॉट डॉट डॉट। वांग टेंग की अचानक चुप्पी ने प्रकाश की मां को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह नहीं जानता था कि वह क्या थी, और वह इस बात से बहुत खुश था। मैं प्रकाश का वृक्ष हूं, उसने शांति से कहा। आपको मेरे अनुरोध पर विचार करना चाहिए। मुझे आजाद कर दो और मैं तुम्हें प्रकाश का रस दूंगी, अन्यथा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या ऐसा है? वांग टेंग ने व्यंग्य किया। चमक का पेड़। प्रकाश की मां चौंक गई। उसकी आंखों में भय था और वह अविश्वास से वांग टेंग को देख रही थी। चमक का पेड़। फेरिया चौंक गई। क्या आप कह रहे हैं कि वह चमक का पेड़ है, प्रकाश का पेड़ नहीं? ये सही है। वह तो बस एक चमकीला पेड़ है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? फेरिया क्रोधित हो गया। तुम मेरी प्रजाति के बारे में कैसे जानते हो? पेड़ की आत्मा का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। अपनी पहचान उजागर होने के बाद उसके पास मोलतोल करने की ताकत कम हो गई थी। युवा नायक ने कहा, मैं जानकार हूं और ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने पहले न देखी हो। गोल गेंद। क्या इसका मतलब यह है कि लाइट्सैप भी झूठ है? फेरिया ने उत्सुकता से पूछा। डॉट डॉट डॉट। ये सब झूठ नहीं है। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? दीप्तिमान वृक्ष का प्रकाश रस किसी व्यक्ति के जीवन काल को केवल 1000 साल तक बढ़ा सकता है। अनंत जीवन का दावा बकवास है, वांग टेंग ने समझाया। 1000 साल, लड़की ने थोड़ी राहत महसूस करते हुए कहा। कम से कम यह 1000 साल है। ये काफी है। अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं, वांग टेंग ने वृक्ष आत्मा से कहा, या तो तुम मुझे अपना स्वामी मान लो, या मर जाओ। तुम। प्रकाश की मां क्रोधित हो गई। एक साधारण मनुष्य मेरा स्वामी बनने के योग्य नहीं है। ओह, लगता है तुम अभी भी स्थिति को नहीं समझ पाए हो। वांग टेंग ने व्यंग्य किया। लगता है तुम मरना चाहते हो। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगी, भले ही तुम मुझे मार डालो। प्रकाश की मां घमंडी थी, इसलिए वह अपनी बात पर अड़ी रही। तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा, वांग टेंग ने उदासीनता से कहा। पेड़ वाली महिला ने सीधे वांग टेंग की आंखों में देखा और डर गई। वह गंभीर है। अगर वह सहमत नहीं हुई तो वह सचमुच उसे मार डालेगा। रुको, हमने मिलकर यह पेड़ पाया है। वह तुम्हें गुरु क्यों मानेगी? फेरिया संतुष्ट नहीं था। क्या आप मेरी मदद के बिना उससे निपट सकते हैं? वांग टेंग ने पूछा। तुम भी मेरे बिना उसे संभाल नहीं सकते, फेरिया ने जवाब दिया। तुम गलत हो। बस मुझे कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। मैं अपनी दिव्य ज्वालाओं से उसे खत्म कर सकता हूं। फेरिया को परेशानी हो रही थी। वह जानती थी कि उसका दावा सच था। अगर वह अकेली होती तो वह रेडियंस के पेड़ से नहीं निपट पाती। हालांकि अगर वह वांग टेंग होता तो बात अलग होती। आत्मा प्राणी से निपटना केवल समय की बात होती। मुझे परवाह नहीं है। मैंने भी प्रयास किया है, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं दे सकता। फेरिया ने अपनी आंखें घुमाई। वह अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी।
उसका रवैया एक महान सत्य को प्रमाणित करता है, कभी भी किसी स्त्री के साथ तर्क मत करो। प्रकाश की माता की आंखें खुशी से चमक उठी। दोनों युवक झगड़ रहे थे। उनका झगड़ना ही सबसे अच्छा परिदृश्य था, वह इस तरह से कोई रास्ता निकाल सकती थी। वांग टेंग ने कहा, जब मुझे लाइट सैंप मिलेगा तो मैं आपके साथ भी उसे साझा करूंगा। फेरिया ने बस एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। तो ठीक है, मेरे साथ कुछ बांटना याद रखना। प्रकाश की मां, क्या बकवास है। वह बहुत आसानी से सहमत हो गई। क्या वह सचमुच एक औरत है? वह इतनी आसानी से कैसे संतुष्ट हो सकती है? उसने फेरिया की आंखों में देखा, उससे बेहतर की उम्मीद कर रही थी। ठीक है, हमने एक समझौता कर लिया है। वांग टेंग को राहत मिली। इस लड़की से बात करना आश्चर्यजनक रूप से आसान था। फिर उसने पेड़ वाली महिला की ओर देखा। अब तुम क्या कहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? प्रकाश की मां ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ओह! वांग टेंग ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और रहस्यमयी महिला द्वारा छोड़ी गई मार्शल बुद्धि को जारी किया। धमाका! भयावह ऊर्जा ने वृक्ष की आत्मा को अभिभूत कर दिया। तुम। प्रकाश की मां सीधे खड़े होने में असमर्थ थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कि उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो। उसने युवा नायक से अविश्वास में पूछा, तुम्हें यह मार्शल बुद्धि कैसे मिली? आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप मुझे अपना गुरु मानते हैं? वांग टेंग ने जवाब दिया। फेरिया ने उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा। उनकी बातचीत किस बारे में हो रही है? मार्शल बुद्धि। उसका दिल अचानक धड़क उठा। क्या यह उस विरासत का हिस्सा है जो उसे पत्थर की पटिया से मिली थी? लेकिन इसका दीप्तिमान वृक्ष से क्या संबंध है? आत्मा ने जब उसका उत्तर सुना तो उसकी आंखें चमक उठी। फिर उसने कुछ गहरी सांसें ली ताकि वह शांत हो जाए, क्योंकि उसे कुछ याद आ रहा था। फिर उसने आवाज के जरिए पूछा, क्या तुम्हें उसकी छोड़ी हुई विरासत मिली? उसकी आवाज में तड़प और प्रशंसा के भाव थे, साथ ही विस्मय की भावना भी थी जिसे छुपाया नहीं जा सका। अनुमान लगाओ, वांग टेंग ने कहा। प्रकाश की मां की भौहें फड़क रही थी। अपने सिर का अनुमान लगाओ। उसकी प्रतिक्रियाओं ने उसकी पोल खोल दी। वांग टेंग को पता था कि उसका अनुमान सही था। रेडियंस का पेड़ रहस्यमयी महिला द्वारा छोड़ा गया था। उनके स्वभाव बहुत अलग थे, और प्रकाश की मां की तुलना उस रहस्यमयी महिला से कभी नहीं की जा सकती थी। हालांकि उनकी शक्लें कुछ हद तक परिचित थीं। उसने उस समय यह महसूस किया था, और अंततः उसका संदेह पुष्ट हो गया था। मैं 10 तक गिनूंगा। अगर तुम स्वीकार नहीं करोगे तो मैं अपना कदम उठा लूंगा। वांग टेंग के हाथ में एक हरे रंग की लौ दिखाई दी। पेड़ वाली महिला हैरान और घबरा गई। 10। वांग टेंग चिल्लाया, उसके हाथ में लगी लौ बुझने ही वाली थी। प्रकाश की मां लगभग शाप देने लगी। वह जवाब देने के लिए दौड़ी, रुको। फेरिया अवाक रह गया। आखिर वह इस तरह गिनती क्यों कर रहा था? प्रकाश की मां को डर था कि मानव वास्तव में ऐसा करेगा, और जल्दी से आवाज संचरण के माध्यम से कहा, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर सकती हूं यदि आपने वास्तव में उसकी विरासत प्राप्त की है। वांग टेंग ने कहा, अपनी आत्मा का मूल सौंप दो। आत्मा की उत्पत्ति आध्यात्मिक प्राणियों का मूल थी जिनके पास बुद्धि थी। आध्यात्मिक ज्वालाओं के साथ भी यही स्थिति थी। एक बार जब आत्मा का स्रोत दूसरों के पास चला गया, तो यह अपने जीवन और भाग्य को किसी दूसरे को सौंपने के समान था। यदि मूल नष्ट हो जाए तो प्राणी की बुद्धि नष्ट हो जाएगी और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर मूल शरीर भी बचा रहे तो भी वह खुद नहीं रहेगी। अगर उसे फिर से बुद्धि भी मिल जाए तो भी वह एक अलग अस्तित्व होगा। प्रकाश की मां ने अपने दांत पीस लिए और अंततः प्रतिरोध करना छोड़ दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भौतिक वृक्ष से एक मंद आध्यात्मिक प्रकाश निकला। वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति उसके माथे से निकली और उसे उसके दिमाग में खींच लिया। कोई प्रतिरोध न करते हुए प्रकाश की माता पेड़ से उतर आई और वांग टेंग के सामने घुटने टेक दी। फेरिया को तो ये भी नहीं पता था कि क्या हुआ। उसने तो बस पेड़ वाली महिला को अपनी आत्मा को सौंपते और वांग टेंग के सामने आत्मसमर्पण करते देखा। लाभ। वांग टेंग ये देखकर दंग रह गया कि प्रकाश की माता उसके सामने घुटनों के बल बैठी है। ये तेज था, इसने उसे अचंभित कर दिया। उसकी मूल आत्मा को प्राप्त करना एक अनिवार्य उपाय था। वह सिर्फ उसके शरीर को नियंत्रित करने से संतुष्ट हो जाता, क्योंकि उसे पूरी तरह से स्वीकार करने में निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा। हालांकि पेड़ की आत्मा ने तुरंत ही घुटने टेक दिए। वह सक्रिय थी। क्या वह उसकी सतर्कता कम करने की कोशिश कर रही थी, या फिर इसके कोई और कारण थे? वांग टेंग ने अजीब निगाहों से पेड़ वाली महिला को घूरा। फिर उसने कहा, उठो। उसने नियंत्रण उसके हाथों में सौंप दिया था। वह कोई भी परेशानी पैदा नहीं कर सकती थी, चाहे उसके मन में कोई भी विचार क्यों ना आए। हाँ, पेड़ की आत्मा उठ खड़ी हुई।
क्या आपका कोई नाम है? मुझे नहीं लगता कि मैं आपको प्रकाश की माँ कहकर पुकारता रह सकता हूँ, है ना? वांग टेंग ने पूछा। आप मुझे रेडियंस कह सकते हैं। अतीत में वह मुझे इसी नाम से बुलाती थी, पेड़ की आत्मा ने उत्तर दिया। वह, वांग टेंग ने पूछा, वह कौन है? मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वह एक असली भगवान है, रेडियंस ने जवाब दिया। वह कुछ पलों के लिए यादों में खो गई। वांग टेंग निराश हो गया। उसने रेडियंस की तरफ देखा और उसे चिढ़ाते हुए कहा, तो तुम उसका होने का नाटक कर रही थी। अपनी असलियत उजागर होने के बाद रेडियंस की निगाहें चमक उठी, वह थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। फेरिया को परेशानी महसूस हुई जब वह अन्य दो को बोलते हुए देख रही थी। दीप्तिमान वृक्ष ने वांग तेन को अपना स्वामी मान लिया। युवा नायक के प्रस्ताव पर उसके सहमत होने का मुख्य कारण ये था कि उसे नहीं लगता था कि पेड़ वास्तव में उसे अपना स्वामी स्वीकार करेगा। आखिरकार दीप्ति का वृक्ष जिद्दी और अडिग था। एक बार जब पेड़ ने उसे अस्वीकार कर दिया, तो वह ईमानदारी और तर्क का उपयोग करके पेड़ की आत्मा को अपने साथ वापस जाने के लिए राजी कर सकी। उसे विश्वास था कि अंत में पेड़ खुशी खुशी उसके साथ घर चला जाएगा। उसकी जाति वास्तव में प्रकाश तत्व वाली थी। उनके पास इस तत्व के तारा जानवरों और पौधों की मदद करने के लिए कई प्रकाश आधारित वस्तुएं और कौशल थे। इसके अलावा उसके दादा एक सर्वशक्तिमान शाश्वत स्टेज ड्यूक थे। वह अपनी खेती के साथ रेडियंस के पेड़ का मार्गदर्शन कर सकते थे। बुद्धिमान आध्यात्मिक प्राणियों में आमतौर पर बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनके पास मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए वे दुगने प्रयास से केवल आधे परिणाम ही प्राप्त कर पाते हैं। उसकी शर्तें निश्चित रूप से आकर्षक थीं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पेड़ की आत्मा इतनी जल्दी नर्म पड़ जाएगी। उसे बोलने का मौका भी नहीं मिला। लड़की जानती थी कि उन्होंने शायद अकेले में बात की होगी, जिसके कारण अंततः पेड़ वाली महिला स्वेच्छा से उसके पास जाने को बाध्य हुई होगी। वांग टेन की हरकतें उसे हमेशा आश्चर्यचकित करती थीं। अब वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि दीप्तिमान वृक्ष ने अपने गुरु को पहचान लिया था। वह केवल उन दोनों को घूर कर देख सकती थी। वांग टेन शांत रहे क्योंकि उन्होंने हाल ही में हुई लड़ाई के दौरान गिराए गए विशेष बुलबुले को इकट्ठा करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति जारी की थी। नक्षत्र बल प्रकाश तारांकन 6-3। नक्षत्र बल प्रकाश तारांकन 85। चमकदार आकाश तारांकन 4-2। प्रकाश उत्पत्ति तारांकन 6। आत्मा तारांकन 7-2। रिक्त विशेषता तारांकन 280। लाइट बोल्ट तारांकन 30। लाइट तोप मुट्ठी 3-2। नक्षत्र बल प्रकाश तारांकन 4-0। प्रकाश की मुट्ठी 30। लाइट अल्टिमा तारांकन 1-2-0। लाइट डोमेन तारांकन 36। अल्पविराम। जब उसने बुलबुलों के ढेर को अपने शरीर में विलीन होते देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। अरे बाप रे! वांग टेन की आंखें चमक उठीं। जैसे ही उसने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली, उसे तुरंत बदलाव महसूस हो गया। नक्षत्रीय प्रकाश बल की एक बड़ी मात्रा उसके अंगों में प्रवाहित हो रही थी और उसकी अपनी साधना के रूप में आत्मसात हो रही थी। वह सारी प्रकाश शक्ति रेडियंस के पेड़ और फेरिया द्वारा गिराई गई थी। वे उसके बड़े ग्राहक थे। वांग टेन को लगा कि सफलता मिल रही है। उसकी प्रकाश शक्ति 6 से 7वें दिव्य स्तर तक चढ़ गई। तारामंडल प्रकाश बल 23,500/70,000 आकाशीय चरण 7वां स्तर। डेज़लिंग स्काई फिस्ट ऑफ लाइट और लाइट बोल्ट के अंकों में भारी वृद्धि हुई। चमकदार आकाश 2000/5000 विशेष। मुट्ठी का प्रकाश 200/5000 विशेष। लाइट बोल्ट 350/5000 विशेष। डॉट डॉट डॉट। तीनों युद्ध तकनीकें निपुणता से विशेषज्ञता के स्तर तक पहुंच गई थी। यह एक तेज, एक स्तरीय वृद्धि थी। वांग टेन बहुत खुश था। हालांकि उन कौशलों में उसकी दक्षता और शक्ति पेड़ की आत्मा और फेरिया द्वारा प्राप्त महारत के बराबर नहीं थी, फिर भी यह सामान्य मार्शल योद्धाओं के लिए कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बराबर थी। विशेष कौशल की शक्ति काफी मजबूत थी। उन्होंने एक नई तकनीक भी प्राप्त की, लाइट कैनन फिस्ट। यह फेरिया द्वारा अपने प्रकाश क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया पहला कौशल था। यह प्रभावशाली था। पहले 3 युद्ध तकनीकें ब्रह्मांड स्तर पर थीं, जबकि यह लाइट कैनन फिस्ट शाश्वत स्तर पर थी। एक बार जब गुण बुलबुला उसके दिमाग में विलीन हो गया, तो एक आकृति की रूपरेखा प्रकट हुई, जिसने फिर उस शक्तिशाली मुट्ठी कौशल को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। ज्ञान उसकी स्मृति में प्रवाहित हुआ और प्रकाश तोप मुट्ठी की पकड़ छत तक पहुंच गई। लाइट कैनन फिस्ट 200/500 अच्छी तरह से वाकिफ। कुछ समय बाद वांग टेंग ने जानकारी को पचाना समाप्त किया और अपने गुण बोर्ड पर नजर डाली। उसने देखा कि लाइट कैनन मुट्ठी ने नींव के स्तर को छोड़ दिया था और सीधे अच्छी तरह से वाकिफ चरण में चला गया था। वांग टेंग बहुत खुश हुआ। उसके पास एक और भयानक युद्ध तकनीक थी।
बेशक इस बार सबसे बड़ा लाभ प्रकाश अल्टिमा, प्रकाश डोमेन और प्रकाश मूल था। प्रकाश उत्पत्ति 620/10,000 प्रथम श्रेणी। लाइट डोमेन 600/3000 तीसरा स्तर। लाइट अल्टिमा 2004,000 चौथा स्तर। अब उसके पास सब कुछ था। बीजों से उसे जो लाइट ओरिजिन मिला वह नगण्य था। हालांकि इस बार उसे 600 अंक मिले। यह एक अच्छी बढ़त थी। यह एक मूल था। वांग टेंग राशि से संतुष्ट था। एट नोबल एट लाइट अल्टिमा और लाइट डोमेन नए थे। फेरिया को दोनों की अच्छी समझ थी, इसलिए उसने संबंधित विशेषताओं की एक बड़ी मात्रा को छोड़ दिया। वांग टेंग का लाइट डोमेन तीसरे स्तर पर पहुंच गया, जबकि अल्टिमा सीधे चौथे स्तर पर पहुंच गया। युवा नायक की आत्मा में भी सुधार हुआ था, लेकिन वह अभी भी दिव्य क्षेत्र में ही अटका हुआ था। वह इस बारे में असहाय महसूस कर रहा था। अंत में उन्हें कई रिक्त विशेषताएं प्राप्त हुई, कुल मिलाकर 63,000। यह एक अच्छी राशि थी। उन्होंने चमकदार आकाश चाल से निपटने के लिए रिक्त विशेषताओं का उचित मात्रा में उपयोग किया, हालांकि वह उन्हें वापस अर्जित करने में कामयाब रहे। युवक अपनी सफलता से खुश था। वह मुस्कुराया। चूंकि सब कुछ हल हो गया है, तो चलो नीचे चलते हैं, फेरिया ने तभी कहा। ठीक है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। मुझे क्या करना चाहिए? रेडियंस ने पूछा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक जगह है, वांग टेंग ने कुछ सोच विचार के बाद जवाब दिया। उसने पेड़ को अपने स्पेस फ्रेगमेंट के अंदर रखने की योजना बनाई। वह भविष्य में प्रकाश तत्व के और अधिक आध्यात्मिक पौधे और फूल पा सकता है, कुछ सरणी बना सकता है और टुकड़े को प्रकाश बल की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में बदल सकता है। यह आत्मा के पेड़ के लिए एक बढ़िया विकास वातावरण होगा। रुको, रेडियंस का पेड़ लाइट वेलवेट लोगों का पवित्र पेड़ है। अगर तुम इसे ले जाओगे तो उनका क्या होगा? फेरिया ने अचानक पूछा। वांग टेंग दुविधा में फंस गया था। आत्मा वृक्ष संभवतः रोएदार लोगों के लिए अच्छी चीज नहीं थी। हालांकि इसे यूं ही हटा देना अनुचित होगा। यह आसान है। मैं यहाँ एक पौधा छोड़ सकता हूँ ताकि वह बढ़ सके। भविष्य में कई सालों में ये छोटा पौधा एक और रेडियंस का पेड़ बन जाएगा। रेडियंस ने सुझाव दिया। लाइट वेलवेट लोगों को विश्वास की आवश्यकता है। एक पौधा ही काफी है। चलो ऐसा करते हैं। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। यह एक अच्छा समाधान था। रेडियंस ने एक सफेद रोशनी उत्सर्जित की। फिर उसकी जड़ें हिलने लगी और नीचे की विशाल चट्टान से बाहर निकल आई। पेड़ बाहर निकल आया। यह एक वास्तविक ट्रेंड प्रोटेक्टर था। डोटा 2 में एक पात्र जो एक पेड़ जैसा दिखता है। हालांकि केवल जला हुआ ट्रंक ही बचा था, जिससे वह थोड़ी अजीब लग रही थी। प्रकाश चमका और मुख्य भाग से एक शाखा निकली, जो शीघ्र ही अंकुरित हो गई। शाखा गिर गई और एक छोटे पेड़ में बदल गई, जिसकी जड़ें उस बड़ी चट्टान पर जम गईं जहां पहले आत्मा का पेड़ हुआ करता था। हो गया, रेडियंस ने कमजोरी से कहा। एक नया अंकुर पैदा करने के लिए उसे अपनी मूल शक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा। इसके अलावा वह पहले से ही बुरी तरह घायल थी, जिससे उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। वांग टेंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर एक देवी वरदान का प्रदर्शन किया। प्रकाश बल बूंदों में बदल गया और चमक के पेड़ पर उतरा। बाद वाला व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह एक प्रकाश तत्व योद्धा होगा जो प्रकाश बल उपचार कौशल में जानकार होगा। फेरिया भी उतनी ही हैरान थी। उसके पास वह हुनर नहीं था, लेकिन वांग टेंग के पास था। वह क्या नहीं जानता। जले हुए तने से मृत छाल गिर गई और प्रकाश की बूंदें पेड़ के मुख्य भाग में विलीन हो गईं, जिससे हरे रंग की झलक दिखाई देने लगी। कोमल अंकुर एक शानदार चमक के साथ उगाए। रेडियंस की जीवन शक्ति अब उतनी कमजोर नहीं थी। उसने युवा इंसान को प्रणाम किया और वापस पेड़ पर तैर गई। वांग टेंग ने अपना हाथ चमकते पेड़ पर रखा और उसे वहीं गायब कर दिया। वह उसके अंतरिक्ष खंड में चला गया। अंतरिक्ष। फेरिया ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। वह वास्तव में जानना चाहती थी कि उसने पेड़ कहां भेजा है, लेकिन वह जानती थी कि उसे यह नहीं पूछना चाहिए। एक जीवित प्राणी को रखने में सक्षम स्थान कोई साधारण बात नहीं थी। वांग टेंग ने उसे इस रहस्य के बारे में नहीं बताया। चलो चलें। वांग टेंग को इसकी परवाह नहीं थी कि वह क्या सोच रही थी। ठीक है। वे पहाड़ से नीचे उतरे। बड़े बुजुर्ग और अन्य लोग नीचे उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। विस्फोट और धुंध गायब हो चुके थे। फिर भी उन्हें यह नहीं पता था कि परिणाम क्या होगा। क्या वांग टेंग और फेरिया सुरक्षित हैं? वे बहुत चिंतित थे। तभी आकाश में 2 प्रकाशपुंज प्रकट हुए, जो उनकी दिशा में चमक रहे थे। वांग टेंग। रोंग ली ने लड़के को देखकर खुशी से पुकारा। महान बुजुर्ग रोंग ली। वांग टेंग और फेरिया उतरे और समूह की ओर सिर हिलाया। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। बूढ़े नेता ने राहत की सांस ली और उन्हें परखा। उसने चिंता से पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी है?
नहीं, हम ठीक हैं। फेरिया मुस्कुराए। मुझे पता था कि वे ठीक हो जाएंगे। वे बहुत शक्तिशाली हैं। रोन शान आगे बढ़ा। आखिरकार बड़े बुजुर्ग को राहत महसूस हुई क्योंकि वे सुरक्षित और स्वस्थ थे। वांग टिंग, माउंट सेंट के बारे में। उसने उनकी ओर देखा, वाक्य पूरा करने में झिझकते हुए। अब आप ऊपर जा सकते हैं, वांग टिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम ऊपर जा सकते हैं। जब बड़े बुजुर्ग ने ये खबर सुनी तो वे खुशी से भर गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने कर दिखाया। दूसरे सरदारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। 300 साल से उन्हें परेशान कर रही समस्या को दो योद्धाओं ने आधे दिन से भी कम समय में हल कर दिया। उनकी कार्यकुशलता आसमान छू रही थी। वांग तेंग ने बिना किसी संकोच के सब कुछ बता दिया जो घटित हुआ था, यहां तक कि दीप्तिमान वृक्ष की हरकतें भी। फेरिया को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि वह युवक इस बात को गुप्त रखेगा। मुझे पता था कि पवित्र वृक्ष में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह बुद्धिमान है। महान बुजुर्ग ने आह भरी। दुर्भाग्य से हम सभी संरक्षकों को बचाने में कामयाब नहीं हुए। मैंने उनमें से केवल कुछ को ही बचाया। वांग टेंग ने अपने अंतरिक्ष खंड से संरक्षकों को बाहर निकाला। बड़े बुजुर्ग की आंखें दुख से भरी थीं। उसने अपना सिर हिलाया। इसमें कोई दोष नहीं है। हम भाग्यशाली हैं कि आपने कुछ लोगों को बचा लिया। वांग टेंग ने आगे कहा, दीप्ति के वृक्ष ने मुझे स्वामी के रूप में पहचान लिया है। इस कदम ने उन्हें उसके नियंत्रण से मुक्त कर दिया है। वे जल्द ही जाग जाएंगे। यह अच्छा है कि पवित्र वृक्ष अब नहीं रहा। बड़े बुजुर्ग भावुक थे। दीप्ति के वृक्ष ने एक अंकुर छोड़ा है। आपके पास अभी भी एक पवित्र वृक्ष है, वांग टेंग ने कहा। नहीं, अब से कोई पवित्र पेड़ नहीं होगा। बड़े बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में, हम वास्तव में पेड़ की पूजा नहीं करते हैं। हमारे इतिहास के आधार पर पवित्र पेड़ देवताओं द्वारा छोड़ा गया था, इसलिए हमने उसमें अपनी आस्था रखी। अब कोई मतलब नहीं है। यह अच्छी बात है। वांग टेंग ने बुजुर्ग की आवाज में दर्द और पीड़ा को महसूस किया। वह पेड़ की हरकतों से परेशान होगा। संभवतः पेड़ का चला जाना अच्छी बात थी। फिर सभी लोग मुख्य जनजाति के मैदान में वापस चले गए। बड़े बुजुर्ग ने वांग टेंग और फेरिया को कुछ और दिन रुकने के लिए आमंत्रित किया, ताकि वे उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए उनका उचित रूप से धन्यवाद कर सकें। ब्रह्मांड अन्वेषक 1। वांग टेंग ने बड़े बुजुर्ग के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया। उसने तारीख देखी और पाया कि लीग ऑफ टैलेंट्स का आयोजन करीब आ रहा है। हालांकि वह अपनी गति से शायद समय पर वहां पहुंच जाएगा, भले ही वह कुछ दिन और रुक जाए। इसके अलावा उसका नक्षत्र प्रकाश बल केवल 7वें स्तर पर था। वह अधिक विशेषताएं प्राप्त करना चाहता था और इसे 9वें स्तर पर ले जाना चाहता था। एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि ज्यादा लोगों को लाइट वेलवेट ग्रह के अस्तित्व के बारे में पता चल गया था। ब्लैक लीफ मर्सिनरी टीम के सदस्य वहां थे, इसलिए उसे ग्रह के स्वामित्व के मामलों को जल्दी से हल करना था। वांग टेंग और फेरिया बड़े बुजुर्ग के घर में रहते थे। युवा नायक बाहर जाने से पहले आधे दिन आराम करता था। रेडियंस ने जो कहा उसके आधार पर भाड़े के सैनिकों के समूह को पहाड़ के आधे ऊपर एक गुफा में बंद कर दिया गया था। वह वहां देखने के लिए जा रहा था। युवक ने बड़े बुजुर्ग को इसकी सूचना दी और बिजली की तरह पहाड़ की ओर उड़ चला। कुछ देर बाद वह गुफा में पहुंचा। ये यही है। रेडियंस की आवाज वांग टेंग के दिमाग में गूंजी। वांग टेंग ने उस क्षेत्र को स्कैन किया और देखा कि गुफा के अपेक्षाकृत करीब एक ब्रह्मांड अंतरिक्ष यान था। उस पर ब्लैक लीफ मर्सिनरी टीम का लोगो छपा हुआ था। यह उनका अंतरिक्ष यान है, रेडियंस ने समझाया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। यह सिर्फ एक कॉस्मोस लेवल का जहाज था, इसलिए उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस गुफा में चला गया। यह जगह मानव निर्मित थी। आसपास कई टूटी हुई चट्टानें थीं। करीब 10 मीटर चलने के बाद वह गुफा के अंदर पहुंचा। वहां कुछ लोग बंद थे। उनकी सेना को सील कर दिया गया था, उनके अंगों को बेलों से बांध दिया गया था। उन्हें एक दीवार से बांध दिया गया था। ये बेलें दीप्तिमान वृक्ष की थीं, सामान्य योद्धा उन्हें काट नहीं सकते थे क्योंकि वे अत्यंत मजबूत थीं। बंदी जाग रहे थे, लेकिन एक दूसरे को घूरने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। वे भाग नहीं सकते थे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि कोई गुफा में प्रवेश कर रहा है तो उनका उत्साह बढ़ गया। अंततः कई दिनों तक बंद रहने के बाद, हालांकि वे उस व्यक्ति का चेहरा देखकर दंग रह गए। एट नोबलबन एट। यह एक मानव मार्शल योद्धा है। यह कोई रोएदार मूल निवासी नहीं था, यह उनकी ही प्रजाति का एक प्राणी था, बिल्कुल उन्हीं जैसा एक मानव। उनकी आंखों में घबराहट और संदेह के भाव थे और वे एक दूसरे को देख रहे थे। हाय, आपसे मिलकर खुशी हुई। वांग टेंग ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। रेन गुलान, ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है? कुछ गलत लग रहा है।
वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए अंदर आते हुए पूछा, तुम सब लोग मेरी ओर क्यों देख रहे हो? आप कौन है? रेन गुलान ने पूछा। वांग टेंग ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं। आपको ये जानना चाहिए कि आपकी जिंदगी मेरे हाथों में है। क्या आप उन मूल निवासियों का समर्थन करने वाले बॉस हैं? रेन गुलान ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। वांग टेंग एक पल के लिए रुका और अपनी ठोड़ी को छुआ। मैं नहीं था, लेकिन अब मैं हूं। रेन गुलान, तुम पहले नहीं थे, लेकिन अब हो, से तुम्हारा क्या मतलब है? यह क्या बकवास है? रेन गुलान को कभी भी ज्यादा सोचना पसंद नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में वह उस आदमी को पीट देती। खांसी। वेरियन खांसते हुए बोला, मिस्टर, मुझे नहीं लगता कि आप हमसे बात करने आए हैं, है ना? तुम बेवकूफ नहीं हो। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुम क्या चाहते हो? रेन गुलान ने सीधे पूछा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूं, युवा नायक ने उत्तर दिया। यह क्या है? रेन गुलान ने भौहें सिकोड़ी। आपके अलावा क्या कोई और इस ग्रह के बारे में जानता है? वांग टेंग ने स्पष्ट पूछा। रेन गुलान और वेरियन ने एक दूसरे की ओर देखा और पलकें झपकाईं। जवाब देने से पहले ध्यान से सोचो। गलत जवाब से तुम्हारी जान जा सकती है। वांग टेंग रेन गुलान के सामने बैठ गया और शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखने लगा। तुम? रेन गुलान ने अपने से कुछ इंच दूर खड़े चेहरे को घूर कर देखा। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी निगाहें उदासीन थीं। किसी कारण से इससे उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। फिर भी ब्लैक लीफ मर्सिनरीज के मुखिया की छोटी बहन होने के नाते वह इतनी आसानी से हार नहीं मानती। वह चीजों को अपने हिसाब से चलने की आदी थी। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उसने उपहास किया। आप ऐसा कह सकते हैं। वांग टेंग मुस्कुराया। क्या आप जानते हैं कि हम कौन हैं? रेन गुलान ने उसे घूर कर देखा। ब्लैक लीफ मर्सिनरी टीम। वांग टेंग का स्वर उदासीन रहा। तुम्हारी टीम के सदस्यों ने पहले ही सारी बातें बता दी हैं। तुमने उन्हें पकड़ लिया। रेन गुलान ने भौहें सिकोड़ी। बेकार। पहले तो उसे कुछ उम्मीद थी। उसकी टीम के सभी सदस्य आकाशीय और ग्रहीय अवस्थाओं के अनुभवी योद्धा थे। जब तक वे उस पहाड़ पर राक्षसों से नहीं मिलेंगे, तब तक कोई भी उन्हें उस ग्रह पर नहीं रोक पाएगा। यदि कुछ दिनों के बाद भी उनसे संपर्क नहीं हो पाता तो उन्हें लगता कि कुछ गड़बड़ है और वे उसके भाई से मदद मांगने निकल पड़ते। किसने सोचा था कि वे पकड़े जाएंगे? बेकार लोग। डॉट डॉट डॉट। ईमानदारी से कहूं तो, यदि वह पकड़ी गई, एक ब्रह्मांड योद्धा, तो उसके आदमी क्या कर सकते थे? हम कौन हैं ये जानते हुए भी हमें पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रेन गुलान ने व्यंग्य किया। तुम्हारे आदमियों ने भी यही कहा। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सच कहूं तो, ब्लैक लीफ मर्सिनरी टीम कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास तो बस कुछ स्वर्ग स्टेज मार्शल योद्धा है। रेन गुलान चुप हो गई। उसकी निगाहें झपकने लगी। क्या उसकी पृष्ठभूमि अद्भुत है? क्या इसीलिए वह निडर है? लगता है तुम मुझे सच्चा जवाब नहीं दोगे। आह, मुझे लगता है मुझे कुछ मेहनत बर्बाद करनी पड़ेगी। वांग टेंग ने आह भरी। उसकी आंखों में एक लाल और भयानक चमक चमक उठी। फिर वह चिल्लाया, मेरी तरफ देखो। रेन गुलान ने सहजता से उसकी आंखों में देखा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। धमाका। उसकी आंखें तुरंत ही सुस्त हो गईं। वह एक ब्रह्मांड योद्धा थी, उसकी आत्मा केवल दिव्य क्षेत्र में थी। ये वही क्षेत्र था जो वांग टेंग का था, लेकिन वह उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। जल्द ही वह उसके मोहक कौशल में फंस गई। मुझे बताओ, तुम्हारे अलावा इस ग्रह के बारे में और कौन जानता है? वांग टेंग ने फिर पूछा। किसी को पता नहीं था। हम गुप्त रूप से आए थे, रेन गुलान ने इस बार ईमानदारी से जवाब दिया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। यह उसके आदमियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुरूप था। उसने आगे कहा, आपने इस ग्रह की खोज कैसे की? वेरियन ने मुझे बताया। उसे एक प्राचीन डायरी मिली जिसमें यहां पहुंचने के निर्देशांक थे, रेन गुलान ने जवाब दिया। वेरियन ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। यह क्या है? वह इतनी सहयोगी क्यों है? उसके चरित्र के आधार पर वह उतनी ईमानदार नहीं होगी। निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। क्या आप वेरियन हैं? उसके बगल से एक आवाज सुनाई दी। चश्मा पहने हुए आदमी को झटका लगा। उसने मुड़कर उनके प्रश्नकर्ता की ओर देखा, जिसकी आंखों में एक भयानक लाल रंग की रोशनी थी। उसका सिर सुन्न हो गया और वह डर के मारे उछल पड़ा। वह दूर देखना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वेरियन को लगा कि उसकी चेतना शीघ्र ही रसातल में गिर गई। हाँ, मैं वेरियन हूं, उसने एक स्वचालित मशीन की तरह उत्तर दिया। तुमने वह डायरी खोजी? वांग टेंग ने पूछा। हाँ, मैंने इसकी खोज की है। हालांकि मुझे ये किसी से नहीं मिला, यह मेरे पूर्वज से मुझे मिला था। मैंने उससे झूठ बोला था।
मैं बस इस ग्रह का पता लगाने के लिए उसकी टीम और शक्ति का उपयोग करना चाहता था, वेरियन ने कहा। वांग टेंग को आश्चर्य हुआ। फिर वह मुस्कुराया और बोला, दिलचस्प। एक विद्रोही। उसने एक क्षण सोचा और रेंग गुलान का मोह दूर कर दिया। होश में आते ही उसकी आंखों का धुंधलापन गायब हो गया। थोड़ी देर की उलझन के बाद वह गुस्से और आश्चर्य के मिश्रण से वांग टेंग को घूरने लगी। तुमने मेरे साथ क्या किया? चिंता मत करो, मैंने तुमसे बस कुछ सवाल पूछे हैं। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने हाथ हिलाया और आगे कहा, आओ, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक दिलचस्प कहानी है। तुम क्या चाहते हो? रेन गुलान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। युवक ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वेरियन से कहा कि वह जो कुछ कहा था उसे दोहराए। वह विरोध न कर सका, उसने आज्ञाकारी होकर अपना इकबालिया बयान दोहराया। रेन गुलान का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, वेरियन, तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। फिर उसने वेरियन से सवाल करना जारी रखा, लाइट वेलवेट ग्रह की यात्रा के बाद तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? मैंने रेन गुलान और अन्य लोगों को नशीला पदार्थ दिया है। एक बार जब समय सही हो जाएगा तो मैं आसानी से उनमें प्रतिरोध करने की क्षमता खत्म कर सकता हूं। रेन गुलान एक बदचलन औरत है। वह मुझे आदेश देती रहती है और मेरे साथ बेवकूफों जैसा व्यवहार करती है। मैं बहुत थक चुका हूं। एक बार मुझे खजाना मिल जाए तो मैं उसे अपनी शक्ति का अनुभव कराऊंगा, वेरियन ने भावनाहीनता से कहा। उसके शब्द अपनी खूबसूरत नेता के प्रति घृणा से भरे थे, लेकिन उसका स्वर नीरस था। पूरा दृश्य विचित्र था। रेन गुलान हैरान और क्रोधित थी। उसने वेरियन की तरफ देखा और महसूस किया कि उसका दिल कांप रहा है। ये कैसी भयावह क्षमता है? वह बिना किसी प्रतिरोध के किसी को भी जवाब देने में सक्षम है। क्या मैं अभी उसी स्थिति में था? रेन गुलान का चेहरा पीला पड़ गया। वांग टेंग उसकी नजरों में एक मानव आकार के शैतान में बदल गया था। वांग टेंग ने रेन गुलान की ओर देखा और जिज्ञासा से पूछा, आप उसे अपनी शक्ति कैसे दिखाने की योजना बना रहे हैं? मेरे पास एक बड़ा बल्ला है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह अपनी मां के लिए रोए। वेरियन ने नीरसता से हंसते हुए कहा। फफट, वांग टेंग जोर से हंसा। उसका चेहरा अजीब हो गया। यह आदमी बहुत बुद्धिमान है। उसने रेन गुलान की तरफ देखा। सच कहूं तो वह युवती बहुत सुंदर थी। उसकी काली युद्ध वर्दी उसके सुडौल शरीर पर चार चांद लगा रही थी। उसकी शीतल और दूरगामी आभा लोगों को उस पर विजय पाने के लिए प्रेरित करती थी। वेरियन एक क्रूर व्यक्ति था। वह अपनी महिला बॉस के प्रति ऐसे विकृत विचार कैसे रख सकता था? कमीने। रेन गुलान का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। उसकी नजर ब्लेड की तरह तेज थी, वह चाहती थी कि वह उस आदमी को टुकड़े टुकड़े कर दे। तुम्हें उसका पर्दाफाश करने के लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए। वांग टेंग मुस्कुराया। तुम भी अच्छे इंसान नहीं हो, रेन गुलान ने उपहास किया। हाँ, तुम बहुत होशियार हो। कम से कम तुम्हें पता है कि मैं एक बुरा आदमी हूं। वांग टेंग हंसा। रेन गुलान क्रोधित था। यह आदमी निडर है। वांग टेंग ने उसे अनदेखा कर दिया और वेरियन से कुछ और सवाल पूछे। उसे यह जानकर राहत मिली कि ग्रह के बारे में और कोई नहीं जानता था। उसने जादू हटा दिया जिससे वह व्यक्ति होश में आ गया। वेरियन पहले तो थोड़ा उलझन में था। जैसे ही उसने अपना संयम वापस पाया, उसे लगा कि उस पर हत्या का इरादा है। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि रेन गुलान उसे ऐसे घूर रहा था जैसे उसे मार डालने के लिए तैयार हो। नेता, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? वेरियन हकलाया। उसका दिल बैठ गया। मेरे बेटे, तुम्हारी पोल खुल गई। वांग टेंग ने उसका कंधा थपथपाया। तुमने मेरे साथ क्या किया? दूसरे ने डर और गुस्से से कहा। उसे अचानक याद आया कि बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। कुछ नहीं, मैंने तुमसे बस कुछ सवाल पूछे और तुमने अपनी पूरी योजना बता दी। तुम इसका दोष मुझ पर नहीं डाल सकते। युवा नायक ने मासूमियत से कंधे उचका दिए। वेरियन के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे बुरा लग रहा था कि उसने कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। जब उसने रेन गुलान को अपराधबोध से देखा तो उसकी पलकों के कोने फड़क उठे। उसके हाव भाव पर एक नजर डालते ही उसे पता चल गया कि अब वह मरने वाला है। वेरियन ने अपनी लार निगल ली और संघर्ष करने का अंतिम प्रयास किया। नेता, मुझे समझाने दीजिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? रेन गुलान ने मजाक उड़ाया। धीरे धीरे लड़ो। मैं तुम लोगों को जिंदा रखूंगा क्योंकि इस ग्रह के बारे में किसी और को नहीं पता। वांग टेंग उठ खड़ा हुआ और जाने के लिए तैयार हो गया। रुको, वेरियन अचानक चिल्लाया। तुम्हें और क्या कहना है? वांग टेंग रुका और मुड़ा। लाइट वेलवेट ग्रह ही एकमात्र स्थान नहीं है जिसका उल्लेख मेरे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई डायरी में किया गया है।
अन्य अजीब ग्रह भी हैं। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें उन स्थानों तक पहुंचा सकता हूं, बंदी ने कहा। ओह, वांग टेंग आश्चर्यचकित था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे पूर्वज ब्रह्मांड खोजकर्ता थे। उन्हें अनजान देशों में जाना बहुत पसंद था और वे कई दिलचस्प ग्रहों पर भी गए, वेरियन ने आगे कहा। उसे डर था कि वांग टेंग उस पर शक करेगा। ब्रह्मांड अन्वेषकों, वांग टेंग ने दोहराया। वांग टेंग, अगर यह ब्रह्मांड अन्वेषकों के बारे में है तो वह सच कह रहा होगा। राउंड बॉल की चिंतित आवाज वांग टेंग के दिमाग में गूंज उठी। ब्रह्मांड अन्वेषकों के बारे में आप क्या जानते हैं? वांग टेंग ने पूछा। राउंड बॉल ने भावुक होकर कहा, जैसा कि उन्होंने कहा, ब्रह्मांड खोजकर्ताओं में ज्ञान की बहुत प्यास होती है। उन्हें ब्रह्मांड की खोज करना और अज्ञात स्थानों को खोजना बहुत पसंद है। वे ब्रह्मांड के सभी कोनों में घूमते हैं और उनमें से कई ने अपने पीछे कई किंवदंतियां छोड़ी हैं। छोटे बच्चे ने उन विशेषज्ञों का सम्मान किया। युवा नायक चौंक कर पलकें झपकाने लगा। उसे उनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। उसने वेरियन की ओर देखा और पूछा, डायरी कहाँ है? डायरी आभासी ब्रह्मांड में है। यह कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, मैं ही इसे खोल सकता हूं, वेरियन ने घबराते हुए कहा। उसे डर था कि जब वह अपनी उपयोगिता खो देगा तो उसका अपहरणकर्ता उसे मार डालेगा। राउंड बॉल ने कहा, हो सकता है कि वह सच कह रहा हो। आभासी दुनिया में मौजूद चीजें ज्यादातर उपयोगकर्ता की आत्मा से जुड़ी होती हैं। बाहरी लोग उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वांग टेंग ने कुछ देर तक सोचा। वह गुफा से बाहर निकल गया और बोला, यहाँ रुको। मैं कुछ मामले निपटाने के बाद तुम्हें ढूंढने आऊंगा। एटेट नोबलबन एटेट से बाहर निकलते समय वांग टेंग अभी भी ब्रह्मांड खोजकर्ताओं के बारे में सोच रहा था। राउंड बॉल द्वारा पाई गई जानकारी उसके दिमाग में उभरी। जब उन्होंने डेटा की समीक्षा की तो मुख्य लाइट वेलवेट जनजाति के मैदान में लौटने तक उन्हें उन साहसी लोगों के बारे में बेहतर समझ हो गई थी। वह भावुक हो गया। ब्रह्मांड अन्वेषकों का अंत शायद ही कभी अच्छा होता था। उन्होंने जो रास्ते चुने थे, वे सभी तरह के अज्ञात खतरों से भरे हुए थे, जो उन्हें हताश करने वाली स्थितियों में डाल सकते थे। उनमें से कई लोग ब्रह्मांड के किसी अज्ञात कोने में घर से दूर दफन होकर खामोश मौत मर जाएंगे। पीछे छोड़ी गई डायरियां उनके अस्तित्व का सबसे अच्छा सबूत के रूप में काम करती थी। यही कारण था कि उन्होंने जर्नलिंग की आदत अपना ली। यह उनके अनुभवों को दर्ज करने के साधन के रूप में काम करेगा तथा उन लोगों के लिए एक मार्ग छोड़ेगा जो उनके पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं। वेरियन अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई डायरी की बदौलत लाइट वेलवेट ग्रह को खोजने में सक्षम हुआ। कुछ खोजकर्ताओं के वंशज नहीं हुए, अन्यथा उनकी डायरियां अंत में सील कर दी जाती, जिससे किसी को उन रहस्यमयी और खतरनाक स्थानों के बारे में पता नहीं चलता, जहां वे गए थे। उनके जैसे साहसी लोग बहुत कम थे, यही एक कारण था कि उनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वांग टेंग ने गुफा के बाहर खड़े अंतरिक्ष यान पर नजर डाली और अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने राउंड बॉल से यान के सिस्टम को हैक करने को कहा। कुछ सेकंड बाद राउंड बॉल ने गंभीरता से कहा, वांग टेंग, तुम सही हो। इस अंतरिक्ष यान पर एक ट्रैकिंग डिवाइस है। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या ये हमेशा चालू रहता है? हाँ, राउंड बॉल ने उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी भाड़े की टीम को ग्रह का स्थान पता है। वांग टेंग ने आह भरी। रेन गुलान झूठ नहीं बोल रही थी। उसे बस अंतरिक्ष यान में लगे ट्रैकिंग बीकन के बारे में पता नहीं था। उसके भाई ने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे गुप्त रूप से स्थापित किया था। रेन गुलान को नियंत्रित किया जाना पसंद नहीं था, ट्रैकर का अस्तित्व उससे छिपाया जाना था। वह चीज पहले ही अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुकी थी। वह उस ग्रह पर मर सकती थी और किसी को पता भी नहीं चलता। वांग टेंग ने अभी तक ये तय नहीं किया था कि उनके साथ क्या किया जाए, लेकिन अगर वे बेकार हुए तो वह पूरे समूह को मार डालेगा। वह तुरंत मुख्य जनजाति में वापस चला गया। कैसा है? उसके आगमन को देखकर बड़े बुजुर्ग जल्दी से युवक के पास पहुंचे। महाराज, सबको इकट्ठा कर लीजिए। फेरिया को भी बुला लीजिए, चलिए ठीक से चर्चा करते हैं, वांग टेंग ने सिर हिलाते हुए गंभीर स्वर में कहा। ठीक है। बड़े बुजुर्ग को चिंता हुई। जब उन्होंने बाद वाले के चेहरे पर भाव देखा तो उन्होंने तुरंत सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद वांग टेंग, फेरिया और प्रमुख लोग बड़े बुजुर्ग के लकड़ी के घर में एकत्र हुए। सभी की निगाहें युवा नायक पर टिकी थी और वे सोच रहे थे कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। खांसी। वांग टेंग ने अपना गला साफ किया और चौंकाने वाली खबर की घोषणा की, हर कोई, ग्रह का स्थान पहले ही उजागर हो चुका है। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस बात का खुलासा होते ही सभी स्थानीय लोग घबरा गए, उनमें से कोई भी स्वस्थ नहीं दिख रहा था। अंततः ऐसा हुआ। वे लंबे समय से इस समस्या के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब अंततः इसका सामना करने का समय आ गया था। फेरिया ने वांग टेंग की ओर देखा, उसे पहले से ही पता था कि वह क्या कहेगा।
ये कैदी ब्लैक लीफ मर्सिनरी टीम नामक एक भाड़े के समूह से संबंधित है। हालांकि वे पकड़े गए हैं, लेकिन उनके जहाज में एक ट्रैकिंग डिवाइस है। मुझे डर है कि उनकी टीम के बाकी सदस्यों को पहले ही ग्रह के स्थान के बारे में पता चल गया होगा, युवक ने समझाया। ब्लैक लीफ मर्सिनरी टीम, फेरिया ने भौहें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, हम उन्हें मार क्यों नहीं देते? वांग टेंग ने उसकी ओर देखा। कितनी हिंसक औरत है, उसे बेरहमी से खेलना पसंद है। हालांकि यह उनकी पसंद थी। फेरिया को इस बात का पता नहीं था कि उसकी पूर्व प्रतिद्वंद्वी उसे एक हिंसक महिला समझती थी। बड़े बुजुर्ग ने बात समझ ली और एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। अगर अभी ब्लैक लीफ मर्सिनरी टीम है, तो भविष्य में व्हाइट लीफ और ग्रीन लीफ टीम भी आएगी। हम उन सभी को नहीं मार सकते। वांग टेंग ने सिर हिलाया और पूछा, इसलिए मैं पूछना चाहता था, आपकी क्या योजना है? बेहतर होगा कि फ्री लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, बजाय इसके कि वह इस मुद्दे को उठाए। अन्यथा इसका मतलब पूरी तरह से अलग होगा। वे साथ मिलकर काम कर सकते हैं या नहीं, ये हल्की मखमली जाति की इच्छा पर निर्भर करेगा। वह किसी पर भी दबाव नहीं डालना चाहता था। महापुरुष ने गहरी सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के बोले, मैंने इस बारे में पहले वेबलेन से चर्चा की थी। उन्होंने मुझे बताया कि सबसे अच्छा तरीका है कि किसी शक्तिशाली और उच्च पद वाले व्यक्ति को ढूंढा जाए और ग्रह को उसके नाम पर पंजीकृत किया जाए। इस तरह ग्रह पर दावा करना किसी भी नए व्यक्ति के लिए एक इच्छाधारी सोच बनकर रह जाएगा। वांग टेंग और फेरिया ने सिर हिलाया। ये बात उन्होंने भी सोची थी। फेरिया ने वांग टेंग की ओर देखा और कहा, महाराज, क्या आपके मन में कोई है? अगर नहीं, तो मैं अपने दादा को मना सकता हूं और उनसे ग्रह का पंजीकरण करवा सकता हूं। कोई भी व्यक्ति अपने नाम वाले ग्रह पर नजर डालने की हिम्मत नहीं करेगा। वांग टेंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। ये हिंसक लड़की भी यही सोच रही थी। ग्रह लाइट वेलवेट में प्रकाश तत्व की अनगिनत आध्यात्मिक वस्तुएं थीं। भले ही वे उच्च स्तर की न हो, फिर भी उनका मूल्य बहुत अधिक था। यह विशेष रूप से प्रकाश तत्व योद्धाओं के लिए उपयोगी होगा। चूंकि वह स्वयं प्रकाश तत्व का प्रयोग करती हैं, तो वह यह अवसर कैसे छोड़ सकती थी? तुम्हारे दादाजी, बड़े बुजुर्ग दंग रह गए। उनके दिमाग में एक आकृति उभरी, लेकिन इतने सालों के बाद वह धुंधली हो गई थी। मैंने उन्हें बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुरंत उससे संपर्क कर सकता हूं। फेरिया मुस्कुराया। ऐसा प्रतीत होता था कि बड़ी बहन और उसके दादा के बीच अच्छे संबंध थे। कोई जरूरत नहीं। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, पहले तो मैंने उससे मदद मांगने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे डर है कि उसके जैसा व्यक्ति कभी भी ऐसी चीजों में शामिल नहीं होना चाहेगा। अन्यथा उसने उस समय ग्रह को अपने नाम पर पंजीकृत कर लिया होता। फेरिया दंग रह गया। इसके अलावा एक शाश्वत योद्धा से व्यक्तिगत रूप से ग्रह का पंजीकरण करवाना, क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत बड़ी बात है? बड़े बुजुर्ग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इसलिए मैंने यह विचार छोड़ दिया। अब मेरे पास एक बेहतर उम्मीदवार है। उन्होंने वांग टेंग की ओर देखते हुए कहा, एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। क्या मुझे चुना गया था? यह बात हैरान करने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि बड़े बुजुर्ग ने बहुत सोच समझकर ही यह फैसला लिया था और शुरू से ही युवा इंसान को चुना था। क्या वह मुझ पर इतना भरोसा करता है? रुको, महान बुजुर्ग ने कहा कि फेरिया के दादा एक शाश्वत मंच मार्शल योद्धा है। उसने हैरानी से फेरिया को देखा और चुपके से जीभ चटकाए। उस बदतमीज औरत की पृष्ठभूमि वाकई ऐसी ही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी कम उम्र में इतनी शक्तिशाली थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने ब्रह्मांड स्तर से भी बेहतर उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया। एक औसत व्यक्ति के पास यह नहीं होगा। फेरिया उदास थी। उसने बुजुर्ग को एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। उसके दादाजी का स्वभाव वाकई लोगों को भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके दादा अपने चरित्र के कारण वांग टेंग से हार जाएंगे। हालांकि अंततः ग्रह को छीनने में दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति फेरिया था, न कि उसका दादा। जो लोग शाश्वत अवस्था तक पहुंच गए हैं, वे संभवतः उस प्रकार के ग्रह में रुचि नहीं लेंगे। हालांकि बड़े बुजुर्ग के शब्दों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह युवा मानव को अधिक पसंद करते थे। क्या इस आदमी की कोई विशेष पहचान है? वांग टेंग, आप हमारी जाति के उपकारकर्ता हैं और हम आप पर भरोसा करते हैं। वेबलेन ने मुझे ये भी बताया कि आपको एक विशेष दर्जा प्राप्त है, इससे हमें मदद मिल सकती है, बूढ़े मूल निवासी ने धीरे से कहा। वांग टेंग चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वेबलेन उसके बारे में इतने विस्तार से बताएगा। लेकिन ठीक है, उसे कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। महान कियान साम्राज्य में मेरा थोड़ा सा रुतबा है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। महान कियान साम्राज्य? फेरिया की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। यह आदमी महान कियान साम्राज्य से आता है।
एक उच्च स्तरीय सभ्यता, चाहे स्थान कोई भी हो, उच्च स्तरीय सभ्यताएं विशाल थी, उन्हें उकसाना उचित नहीं था। यदि उनकी तुलना उनके कबीले से भी की जाए तो महान कियान साम्राज्य ज्यादा कमजोर नहीं होगा। हालांकि फेरिया के दादा की तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूं। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि वह कहां खड़ा है। हालांकि शुरू में वह बहुत आश्वस्त था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि लड़की का दादा एक शाश्वत रंगमंच योद्धा था, जिसकी तुलना वह नहीं कर सकता था। वांग टेंग ने वास्तव में राष्ट्रीय सैन्य पदक और सेना का समर्थन अर्जित किया था। वह महान कियान साम्राज्य का एक छोटा सा सरदार था, जिसके बहुत सारे दुश्मन थे। ताकत के मामले में अंतर बहुत अधिक था। एक शाश्वत मंच योद्धा भाग्य को बदलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। वह इस बारे में क्या कर सकता था? एड्स बाय पब फ्यूचर। फेरिया ने आश्चर्य से वांग टेंग की ओर देखा। क्या वह हार मान रहा है? आपको खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने वेबलेन को ये कहते हुए सुना कि आप महान कियान साम्राज्य के एक सरदार हैं और आप सेना से भी आते हैं। हमारे ग्रह की रक्षा के लिए ये काफी है, बड़े बुजुर्ग ने जल्दी से कहा। महान कियान साम्राज्य का एक सरदार, जिसकी पृष्ठभूमि सैन्य है। फेरिया वांग टेंग को नीची नजर से नहीं देख रही थी, उसका आश्चर्य और भी बढ़ गया। वह बहुत युवा थे, एक साधारण व्यक्ति के लिए इतनी कम उम्र में ये सब हासिल करना मूलतः असंभव था। इसके अलावा वह एक उच्च स्तरीय सभ्यता थी, न कि निम्न स्तर की। वांग टेंग शीर्ष 1% में शामिल थे। इसके अलावा वह युवा बहुत शक्तिशाली था और उससे भी अधिक शक्तिशाली। यद्यपि वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य था जिससे वह स्वयं को शक्तिहीन महसूस करती थी। वह अपनी जाति की एक विलक्षण प्रतिभा मानी जाती थी तथा अपने दादा के प्रशिक्षण के कारण काफी ताकतवर थी। जहां तक वांग टेंग का सवाल है, उसकी स्थिति निश्चित रूप से उससे कम थी, लेकिन अगर उसके पास इतनी शक्तिशाली ताकत थी तो वह निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। वांग टेंग, तुम एक शाश्वत मंच योद्धा के उत्तराधिकारी नहीं हो, है ना? फेरिया को अचानक कुछ याद आया और उसने उसे परखा। उसने उससे जवाब पाने की कोशिश की। युवक के माथे पर कई काली रेखाएं लटक रही थीं। वह उसे देखकर हैरान हो गया। मैं जिस ग्रह से आया था, वह लाइट वेलवेट ग्रह जितना भी शक्तिशाली नहीं था। इस बिंदु तक चढ़ना सिर्फ एक संयोग था कि मैं आज जहां हूं, वहां पहुंच गया। मैं बस एक साधारण व्यक्ति हूं। क्या? फेरिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह पूछने पर मजबूर हो गई, तुम एक अविकसित ग्रह से आए हो। क्या कोई समस्या है? वांग टेंग ने उत्तर दिया। फेरिया ने गहरी सांस ली और वांग टेंग की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई अजीब व्यक्ति हो। क्या एक अविकसित ग्रह का एक मार्शल योद्धा वास्तव में इतनी कम उम्र में मेरे स्तर तक पहुंच गया? सामान्य व्यक्ति। वांग टेंग ने खुद को एक साधारण व्यक्ति कहा। फेरिया को लगा कि उस युवा ने सामान्य व्यक्ति को गलत समझा है। उसकी नजर पूरी तरह बदल गई। उसने ऐसी बातें केवल किंवदंतियों में ही सुनी थी, जिन लोगों का दादाजी ने उल्लेख किया था। वे वास्तव में मौजूद हैं, फेरिया ने खुद से कहा। एट नोबल एट। तुमने क्या कहा? वांग टेंग ने उसकी ओर देखा। कुछ नहीं। फेरिया ने परेशान भावनाओं से भरे चेहरे के साथ पीछे देखा। वह खुद को शांत नहीं कर सकी। ये युवक वाकई अद्भुत है। वह अपने दिल में थोड़ी प्रशंसा महसूस किए बिना नहीं रह सकी। बॉस, क्या आपको किसी सहायक की जरूरत है? मैं आपकी जय जयकार कर सकती हूँ। वांग टेंग, क्या ये हिंसक महिला पागल हो रही है? मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। फेरिया ने हाथ हिलाया और कहा, महाराज सही कह रहे हैं। लोगों को रोकने के लिए आपकी हैसियत ही काफी है। ग्रह का स्वामी होना स्वीकार्य होगा। ये कैसा रहेगा? हम लाइट वेलवेट ग्रह का स्वामित्व साझा कर सकते हैं। वांग टेंग ने सुझाव दिया। संयुक्त स्वामित्व। फेरिया को आश्चर्य हुआ और उसकी आंखें चमक उठी। यह एक बढ़िया विचार है। इस तरह मेरे दादाजी को व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हमारी स्थिति के साथ हमारा गठबंधन बिना किसी नुकसान के लाभकारी होगा। हालांकि लाइट वेलवेट ग्रह को ग्रेट कियान साम्राज्य के क्षेत्र में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। आप महान कियान साम्राज्य से नहीं हैं। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। बिल्कुल नहीं। फेरिया ने उसकी ओर देखा। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम इसे पैन कॉस्मिक एलायंस में पंजीकृत कर सकते हैं, फेरिया ने उत्तर दिया। पैन कॉस्मिक एलायंस। वांग टेंग दंग रह गया। विदेशी नाम ने उसे थोड़ा भ्रमित कर दिया। राउंड बॉल ने बताया, यह एक विशाल गठबंधन है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र ताकतें और परिवार शामिल हैं। यह पूरा तो नहीं है, लेकिन यह संपूर्ण दिखता है। आप इसे एक अर्ध ढीले गठबंधन के रूप में सोच सकते हैं। पैन कॉस्मिक एलायंस। क्या ऐसी कोई चीज है? वांग टेंग आश्चर्यचकित था। हालांकि राउंड बॉल ने कहा कि संगठन अर्ध ढीले स्वभाव का था,
लेकिन वह कल्पना कर सकते थे कि यह कितना विशाल और शक्तिशाली था। इसके अलावा फेरिया के लहजे के आधार पर यह अनुमान लगाना आसान था कि उसका परिवार भी इससे संबद्ध था। एक शाश्वत चरण योद्धा वाला परिवार पैन कॉस्मिक एलायंस की शक्ति की ताकत को प्रमाणित करता है। राउंड बॉल मुस्कुराया और बोला, जैसा कि मैंने कहा, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और आश्चर्यों से भरा है। आप जो देख रहे हैं वह तो बस हिमशैल का सिरा है। वांग टेंग ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उसके सामने एक लंबा रास्ता है। ऐसी स्थिति में चलो हम पैन कॉस्मिक एलायंस में पंजीकरण कराते हैं, उन्होंने फेरिया से कहा। उसने उसे अजीब नजरों से देखा। उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें गठबंधन के बारे में पहले ज्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि यह कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि वह एक अविकसित ग्रह से आया था। एट नोवल बनेट एट। अजीब बात यह थी कि कुछ क्षण की अनुपस्थित चित्तता के बाद उसकी आंखों में दिखाई देने वाला भ्रम गायब हो गया। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह सब कुछ जान चुका है। परिवर्तन त्वरित था, लेकिन उसने इसे नोटिस किया। इस वजह से वांग टेंग और भी रहस्यमय हो गया। हालांकि उसने पूछा नहीं, बस सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने बड़े बुजुर्ग से पूछा, बड़े बुजुर्ग, आप क्या सोचते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये बहुत अच्छा होगा यदि आप दोनों मिलकर इस ग्रह की देखरेख कर सकें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर ये तय हो गया। रोएंदार सीनियर के सहमत होने के बाद वांग टेंग को राहत महसूस हुई। वह फेरिया के साथ सहयोग करना चाहता था क्योंकि उसके परिवार में हमेशा एक शक्तिशाली मंच था। कभी कभी अकेले काम करना सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता, जीत जीत की स्थिति के लिए सहयोग महत्वपूर्ण था। मैं अपने परिवार से संपर्क करूंगी और उनसे पंजीकरण में मदद करने के लिए कहूंगी। फेरिया उत्साह से खड़ी हो गई। उसके दादाजी को वास्तव में उस ग्रह की परवाह नहीं थी, लेकिन वह पारंपरिक किस्म की थी। लाइट वेलवेट ग्रह को उसके नाम पर रखे जाने से उसके कई रिश्तेदारों को लाभ होगा। साथ ही उसका दर्जा भी बढ़ जाएगा। तब तक वह सिर्फ अपने दादा की पोती नहीं रह जाएगी, वह खुद बन जाएगी फ्रेया। वह खुद को साबित करना चाहती थी। वांग टेंग मुस्कुराया और लड़की की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाया। फिर वह उठा और बोला, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए खेती करने जा रहा हूं। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। वह जाना चाहता था। रुको, बुजुर्ग ने जल्दी से कहा। क्या बात है? युवक ने पूछा। अन्य सरदारों के साथ कुछ विचार विमर्श के बाद हम आपको हमारी जाति के अतिथि बुजुर्ग के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा। अतिथि बुजुर्ग। वांग टेंग दंग रह गया। उसे इस तरह के अनुरोध की उम्मीद नहीं थी। महान बुजुर्ग ने आगे कहा, हाँ, लाइट वेलवेट जाति के अतिथि बुजुर्ग, आपकी स्थिति मेरी तरह ही होगी, लेकिन आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे बीच सबसे महान उपस्थिति होंगे। ईमानदारी से कहूं तो यह उस युवा के लिए एक चौंकाने वाला प्रस्ताव था। वह जानता था कि इन प्यारे लोगों के पास केवल एक ही ग्रैंड एल्डर है, लेकिन वे उसके लिए एक और पद जोड़ने को तैयार थे। वे पूरी ताकत से आगे बढ़ गए। यह उचित नहीं है, वांग टेंग ने झिझकते हुए कहा। मैं तो बस एक बाहरी व्यक्ति हूं। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। आपने हमारी पूरी जाति को बचाया है। आप इसी के हकदार हैं, महान बुजुर्ग ने कहा। वांग टेंग, इस पर सहमत हो जाओ। हम नहीं जानते कि आपको कैसे धन्यवाद दें, यही एकमात्र चीज है जिसे हम उचित समझ सकते हैं, रोंगली ने कहा, जो उस क्षण तक चुप था। ये सही है, हम सभी सहमत हैं। अन्य प्रमुखों ने सिर हिलाया। उनके भावपूर्ण भावों को देखकर वांग टेंग दुविधा में पड़ गया। कुछ क्षण बाद उसने सिर हिलाया। मैं तुम्हारा ये दयालु प्रस्ताव स्वीकार करूंगा। ये तो बढ़िया है। सभी हल्के मखमली लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। उनकी सहमति का अर्थ था कि न केवल हल्के मखमली लोगों ने उन्हें स्वीकार किया, बल्कि उन्होंने भी बदले में उन्हें स्वीकार किया। यही कारण था कि रोएदार साथी बहुत खुश थे। अंततः उन्हें महसूस हुआ कि वांग टेंग उनमें से एक है। वे लाइट वेलवेट ग्रह को उसे सौंप सकते हैं और निश्चिंत हो सकते हैं। जहां तक फेरिया की बात है, उसमें अभी भी थोड़ी कमी थी। उन्हें उस पर उतना भरोसा नहीं था। वांग टेंग की तुलना में उसने बहुत कम काम किया था, इसलिए वह उनकी समग्र स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकी। अल्पविराम। 3 दिन बाद एक जंगल के ऊपर दो आकृतियां आपस में टकराती रहीं, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। जोरदार टक्कर के कारण कुछ 100 मीटर नीचे स्थित सभी पेड़ जमीन पर गिर गए। तारा जानवर भाग गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके पास रुक सके। कुछ समय बाद दो आकृतियां अलग हुई, जो कुछ 100 मीटर की दूरी पर मंडरा रही थी। वे थे वांग टेंग और फेरिया। पहले वाले ने अपनी कलाई घुमाई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। फेरिया शर्मा गई और गुस्से में थी। उसने अपनी छाती पकड़ ली और कहा, बेशर्म, तुमने मेरी छाती पर मारा।
मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। बेशर्म, फेरिया गुस्से से कांप उठी। उसके सीने में दर्द बढ़ गया। ये कमीना निर्दयी है। फिर भी वो उस लड़के की प्रगति देखकर आश्चर्यचकित थी। जब से उन्होंने संयुक्त रूप से ग्रह लाइट वेलवेट को पंजीकृत करने का निर्णय लिया था, तब से वे अक्सर उस स्थान पर मुकाबला करने के लिए मिलते थे। दोस्त होने से चीजें आसान हो जाती हैं। रजिस्टर करें प्लेनेट लाइट वेलवेट। 2। अगले 3 दिनों में वांग टेंग की प्रकाश शक्ति में आश्चर्यजनक गति से सुधार हुआ। यदि फेरिया ने इसे स्वयं न देखा होता तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा राक्षस अस्तित्व में है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह व्यक्ति इतना शक्तिशाली था, भले ही वह एक अविकसित ग्रह से आया था। उनकी प्रतिभा अद्भुत थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वांग टेंग ने खांसते हुए बात बदल दी। पंजीकरण के बारे में कोई खबर? हम्फ, फेरिया ने नाक सिकोड़ी। उसने इस मामले को अनदेखा करने का फैसला किया क्योंकि यह उसके लिए शर्मनाक था। इसके अलावा इस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए उसने जवाब दिया, सब कुछ तैयार है। हमें बस आभासी ब्रह्मांड में जाने और पंजीकरण करने की आवश्यकता है। चलो चलें। वांग टेंग ने सिर हिलाया। मेरे पीछे आओ। फेरिया एक निश्चित दिशा में उड़ गया। माउंट सेंट से कुछ दूरी पर फेरिया ने अपना हाथ उठाया और अपनी कलाई घड़ी पर 2 बार टैप किया। उनके सामने का अंतरिक्ष विकृत होने लगा और हवा में तरंगें बनने लगी। तभी एक चांदी जैसा सफेद अंतरिक्ष यान दिखाई दिया। क्या यह आपका जहाज है? वांग टेंग आश्चर्यचकित था। बेशक, फेरिया ने गर्वित सफेद हंस की तरह अपना सिर ऊपर उठाया। मेरे दादाजी ने मुझे ये तब दिया था जब मैं वयस्क हो गया था। यह एक स्वर्ग स्तर का अंतरिक्ष यान है। क्या तुम एक वयस्क हो? वांग टेंग को वास्तविक शिल्प में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसने उलझन में लड़की को देखा। ऐसी क्या बात है? लड़की गुस्से से लाल हो गई। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला जल रही थी। अपने आप को देखो। तुम्हें लगता है कि तुम एक वयस्क की तरह दिखते हो। युवक ने फेरिया के 1.5 मीटर के शरीर को घूर कर देखा। कौन बता सकता था कि वह पूरी तरह से वयस्क थी? क्या मतलब है कि मैं वैसी नहीं दिखती? उसने अपनी उभरती हुई छाती को ऊपर उठाते हुए पूछा। अपनी छाती बाहर निकालना बंद करो। वहां कुछ भी नहीं है, वांग टेंग ने कहा। फेरिया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वह इस बात से बहुत भड़क गई थी। अपने दांत पीसते हुए उसने कहा, वांग टेंग, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वह चिल्लाए और मुट्ठी बांधकर वांग टेंग का पीछा करने लगी। अरे क्या तुम मजाक नहीं समझ सकते? उसने जल्दबाजी में कहा, क्योंकि उस हिंसक महिला के गुस्से का सामना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने कुछ देर तक टैग खेला। फेरिया ने अपना लाइट बोल्ट इस्तेमाल किया लेकिन वह फिर भी उसे पकड़ नहीं पाए। वह गुस्से में थी। अंत में उसके पास उस आदमी के साथ अंतरिक्ष यान में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह जोर जोर से सांस ले रही थी और उसकी चमकती आंखों से ऐसा लग रहा था कि वह उस आदमी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार है। वांग टेंग हाई अलर्ट पर था। वह अंतरिक्ष यान का आंकलन करते समय तैयार खड़े रहे। दिलचस्प है ना? शायद आप इसे वहन नहीं कर सकते, फेरिया ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। वांग टेंग ने उसे अजीब नजर से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वह उस बेचारी छोटी बच्ची को कुछ समय के लिए श्रेष्ठ महसूस करवाएगा। दोनों वर्चुअल रियलिटी केबिन की ओर चल दिए। लड़की ने आदेश दिया, सिस्टम, मुझे वर्चुअल यूनिवर्स से जोड़ो। हाँ गुरुजी, एक यांत्रिक आवाज ने जवाब दिया। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसकी राउंड बॉल अभी भी सबसे अच्छी थी। यह उसके जहाज की बुद्धिमान प्रणाली से ज्यादा मानवीय थी। वे आभासी वास्तविकता केबिन में प्रवेश कर गए और आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए। फिर वे शून्य में तैरते हुए एक विशाल द्वीप पर पुनः प्रकट हुए। सितारों का आकाश द्वीप। वह आभासी ब्रह्मांड में पैन कॉस्मिक मुख्य भूमि शाखा थी। वह युवक पहले भी इनमें से एक द्वीप पर गया था जब उसने आकाशगंगा का स्वामित्व बदल दिया था। हालांकि वह द्वीप ग्रेट कियान मेनलैंड शाखा से था। वर्तमान द्वीप पैन कॉस्मिक मेनलैंड का प्रतिनिधित्व करता है। दुर्भाग्य से वह वहां पैन कॉस्मिक मुख्य भूमि को नहीं देख सका। वांग टेंग को थोड़ी निराशा हुई। चलो चलें, फेरिया ने कहा। वे द्वीप के केंद्र की ओर चले गए जहां वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का प्रशासनिक खंड था। पंजीकरण प्रक्रिया वहां होगी। सितारों के द्वीपों का आकाश एक जैसा ही दिख रहा था। वहां कई ऊंची इमारतें थीं और उनका स्वागत करने वाले कर्मचारी थे। हमारे पास अपॉइंटमेंट है। यह मेरा वर्चुअल यूनिवर्स अकाउंट है, फेरिया ने स्टाफ से कहा। ठीक है, मेरे पीछे आओ। उनका अभिवादन करने वाला व्यक्ति दंग रह गया। केवल अत्यंत शक्तिशाली लोग ही वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के साथ अपॉइंटमेंट ले सकते थे। सामान्य लोगों को ऐसे विशेषाधिकार नहीं थे। 2 युवा जिन्हें अपॉइंटमेंट मिला था, उनकी पृष्ठभूमि शक्तिशाली रही होगी।
फेरिया के अकाउंट का परिचय देते समय स्टाफ सदस्य ने अधिक स्वागतपूर्ण व्यवहार किया। जांच करने के बाद उसने हाथ उठाया और उनका मार्गदर्शन किया। कृपया मेरे पीछे आएं। हमारे जनरल मैनेजर पहले से ही आपका इंतजार कर रहे हैं। वांग टेन चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि उसका परिवार वाकई बहुत शक्तिशाली था। उन्हें एक आलीशान प्रतीक्षा कक्ष में ले जाया गया, जहां एक काले बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी इंतजार कर रहा था। वह मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। फेरिया, बहुत दिन हो गए मिलते हुए। चाचा वू, यह आप हैं? फेरिया ने आश्चर्य से कहा। हाँ, आपके पिता ने मुझे व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में बताया है, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से इसमें कदम उठाना होगा, वू यूक्वान ने मुस्कुराते हुए कहा। वांग टेन चौंक गया। उस सीनियर ने एक हल्की लेकिन मजबूत आभा छोड़ी। वह एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा और वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन का सदस्य था, फिर भी उसने फेरिया के साथ दोस्ताना शब्दों में बात की। ध्यान रहे, जब युवा नायक आकाशगंगा के स्वामित्व को बदलने के लिए वहां गया था, तो उसका स्वागत स्वर्ग के मंच प्रबंधक ने किया था। इस बार उनका स्वागत एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा द्वारा किया गया। उसने जो सुना उसके अनुसार उनका रिश्ता गहरा था। उसका परिवार कितना शक्तिशाली था कि उसे यह क्षमता प्राप्त थी। धन्यवाद अंकल वू, फेरिया ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। दोस्तों के होने से काम आसान हो गया। वू यूक्वान की मदद से उनका पंजीकरण शायद आसानी से हो जाएगा।